प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में भी दो तीन तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका और सबसे इजी तरीका मैं तुम्हें सबसे पहले बताता हूँ। इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला इलेक्शन 1952 में कंडक्ट किया गया था। तो इलेक्शन इतना सिंपल नहीं है जितना आपको लग रहा है कि जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले वो जीत जाएगा। इतना सिंपल भी नहीं है। चुनाव लड़ सकते हैं, बिल्कुल लड़ सकते हो। अगर आप 25 या 25 प्लस के हो तो आप लोकसभा मतलब प्रधानमंत्री वाला जो, और विधानसभा मतलब चीफ मिनिस्टर वाला वो, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लोकसभा वाला चुनाव आप कॉन्टेस्ट कर सकते हो। इजराइल के पार्लियामेंट को हम बोलते हैं नेसेट। क्या बोलते हैं? तो ये जो मेथड है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंडिया के केस में। पूरे एंटायर कंट्री को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांट दिया जाता है। फिर इन 543 पे चुनाव होते हैं। इन 543 पे जब चुनाव होते हैं तो जिस भी पॉलिटिकल पार्टी की मेजोरिटी आती है तो वीवीपैट बस एक ये इंश्योर कर रहा है कि नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज पर। और कैसे हैं आप सभी लोग? आज मैं सिद्धार्थ पटेल आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक नया चैप्टर जो कि है इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये वाला चैप्टर बहुत सारी चीज में आपको कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो सभी चीज का समाधान होगा इसी वीडियो में, इसी वन शॉट रिविजन के साथ में। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले अब आप बोलोगे सर इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन में ये चेस की स्लाइड कहां से आ गई? ठीक है, पहले स्लाइड देखो। चेस का गेम दिख रहा है तुम लोगों को कि यहाँ पे प्रॉपर क्या है? प्रॉपर एक चेस का गेम है। देन अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पे क्रिकेट का गेम देखने को मिल रहा है जिसमें कि एक एम्पायर है। एम्पायर क्या कर रहा है? एम्पायर अपना डिसीजन सुना रहा है। ठीक है, अगर तुमने ये सोचा है कि अगर ये जो हम लोग बोलते हैं जिसे कि हिंदी में घोड़ा कहा जाता है, ठीक है, ये ढाई चाल की जगह अगर सीधा चल दे तो मजे नहीं आएंगे ना, गेम का मतलब ही पलट जाएगा, एक तरीके से ही होगा। तो सेम वे में जैसे कि गेम्स के कुछ रूल होते हैं वैसे ही इलेक्शन के भी कुछ रूल होते हैं। अगर हम लोग बिना रूल के इलेक्शंस करने लगे तो वो इलेक्शन का कोई मतलब ही नहीं होगा। एक प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस पूरा प्रोसीजर होता है। और ये सारी की सारी चीजें कहाँ लिखी है? ये सारी की सारी चीजें कहाँ लिखी है? इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये सारी की सारी चीजें लिखी है हमारे भारत के संविधान में। हमारे संविधान में एक बेसिक जो हम बोलते हैं कि एक इलेक्शन कमीशन रहेगा, वो इलेक्शन कंडक्ट करवाएगा, ये तमाम तरीके की बेसिक चीजें लिखी है। तो सबसे पहले गेम स्टार्ट करने से पहले गेम का रूल मालूम होना जरूरी है, तभी तो पता चलेगा। कोई भी गेम खेलते हो, ठीक है, ऊनो खेलोगे, पत्ते ताश खेलोगे, 3 2 5, ठीक है, कुछ भी गेम खेल लोगे तो उसमें पहले रूल पता होना ज्यादा जरूरी है ना। तो वैसे ही इलेक्शन स्टार्ट होने से पहले, ये इलेक्शन कंडक्ट करने से पहले सभी पॉलिटिकल पार्टी को और इनफैक्ट सिटीजन को, क्योंकि हम लोग भी क्या है, हम लोग भी इलेक्शन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमें भी रूल पता होना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक, तो सबसे पहले देखो हम लोग इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ने वाले? हम लोग इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे डिफरेंट मेथड्स ऑफ इलेक्शन, जिसमें कि द फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, इजराइल में कैसा होता है, ये तमाम तरीके की चीजें। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ इलेक्शन अडॉप्टेड इन अवर कंट्री, हमारे कंट्री में जो भी इलेक्शन का मेथड अडॉप्ट किया है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो क्यों अडॉप्ट किया है, XYZ हम उसके रीजन जानेंगे। देन द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोविजन फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, कौन कौन से प्रोविजन है हमारे संविधान में, कौन कौन से प्रोविजन दिए गए हैं जिससे कि हमारे इलेक्शन फ्री एंड फेयर होते हैं। जो कि हम बोलते हैं कि इंडिया के इलेक्शन जो है, इंडिया के इलेक्शन क्या है, इंडिया के इलेक्शन बहुत इंपार्शियल वे में कंडक्ट किए जा रहे हैं। देन द डिबेट ऑन द इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, कौन कौन से रिफॉर्म्स की हमें आज भी जरूरत है, इलेक्शन सिस्टम में कौन कौन से रिफॉर्म की जरूरत है, वो भी हमें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो हम लोग देख रहे हैं ब्रॉडर रूप में, ये 4 टॉपिक को हम लोग डिटेल में बहुत अच्छे से समझेंगे। बहुत सारे सब टॉपिक है लेकिन 4 टॉपिक को हम क्या करेंगे, 4 टॉपिक को हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज बता देता हूं। स्टार्ट करने से एक चीज पहले आपको ये बताता हूं कि जब हमारे देश में पहला इलेक्शन कंडक्ट किया गया था वो ईयर था 1952। ठीक है, इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला इलेक्शन 1952 में कंडक्ट किया गया था। ठीक है, जब 1952 में हमने जब पहली बार इलेक्शन कंडक्ट करवाया था तो पता है पूरा वर्ल्ड और स्पेशली जितनी भी डेवलप कंट्रीज थी, चाहे हम लोग देख लो यूरोप में देख लो या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात कर लो, ये लोग सोच रहे थे कि इंडिया इलेक्शन कैसे कंडक्ट करवाएगा। इंडिया के पास तो इतने संसाधन ही नहीं है, मतलब इतने इक्विपमेंट्स ही नहीं है, इतनी मशीनरीज ही नहीं है, इतनी मैन पावर ही नहीं है कि 1952 का इलेक्शन भी हो पाएगा। वो लोग हंसते थे कि इंडिया में डेमोक्रेसी थोड़ी ना रहेगी, इंडिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं रहेगी क्योंकि इंडिया में इतनी लिटरेसी, इतनी सारी चीजें, बात हो रही है 1952 की, ये लोग हमारा मजाक
उड़ाते थे। और आज की तारीख में हमारा इलेक्शन पूरे वर्ल्ड में एक एग्जाम्पल है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हमारे इलेक्शन में फ्लॉज नहीं होते, बिल्कुल नो डाउट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, लेकिन आप ये देखो कि डिस्पाइट लार्ज पॉपुलेशन, हमारी पॉपुलेशन देखो जो कि वोट डालने जा रही है, हमारे वोटर्स देखो, उनकी पॉपुलेशन देखो, आप ये देखो कि पहाड़ में भी लोग वोट डाल रहे हैं। हम लोग ये देख रहे हैं कि मतलब कैसे कैसे, चाहे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को वहां पे देख लो कि कहीं पे हम लोग देख रहे हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, मतलब उसका कहने का मतलब है कि वहां का आप टेरेन देख लो, वहां पे पहाड़ी देख लो। कई बार हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, कहीं पे दंगे हो जाते हैं, उसके बावजूद हम इलेक्शन कंडक्ट करवा रहे हैं। ठीक है, उसके बावजूद हम इलेक्शन कंडक्ट करवा रहे हैं। तो वो एक तरीके से क्या है, एक तरीके से वो पूरे वर्ल्ड में एक मैसेज है कि जब इंडिया ये कर सकता है तो तुम क्या हो, मतलब तुम इन द सेंस कि उनके पास तो जरा सी पॉपुलेशन है, मशीनरी और सारी चीजें भी थी, लेकिन इंडिया तो बिना उन सारी चीजों के चलते हमने इलेक्शन सिस्टम बहुत अच्छा हमने तंदुरुस्त की। क्लियर है? चलो वापस से आते हैं, आपको एक ये कहानी बताती थी। लेट्स थिंक, सोचा जाए, क्या सोचना है, कैन वी हैव डेमोक्रेसी विदाउट होल्डिंग इलेक्शन और कैन वी होल्ड इलेक्शन विदाउट डेमोक्रेसी? सबसे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर, कैन वी हैव डेमोक्रेसी विदाउट होल्डिंग इलेक्शन। जब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, डेमोक्रेसी मतलब जो पावर है वो किसके पास में रहेगी, वो लोगों के पास में रहेगी। तो क्या डेमोक्रेसी रह सकती है बिना इलेक्शन के? सोचने वाली बात है, क्या डेमोक्रेसी रह सकती है बिना इलेक्शन के, ये आपको समझना है। ठीक है, द फर्स्ट क्वेश्चन रिमाइंड अस ऑफ नेसेसिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन अ लार्ज डेमोक्रेसी। All citizens cannot take direct part in making every decision. Elections have today become the most visible symbol of democratic process. We often distinguish between direct and indirect democracy. अब बहुत सारे पॉइंट को ये छेड़ चुका है, हमें इन सभी पॉइंट्स को समझना है। सबसे पहले देखो, डेमोक्रेसी मतलब हम बोल रहे हैं कि पीपल के पास में पावर होनी चाहिए। लोगों के पास में पावर तभी होगी ना जब लोगों को आप अपना नेता चुनने दोगे, क्योंकि जब वो नेता अच्छे से काम नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम उसको पावर से हटा देंगे। तो डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शन जम नहीं पाएगा। ठीक, अब देखो डेमोक्रेसी भी दो तीन तरीके की होती है, फिलहाल आपको दो तरीके का यहां पे समझना है। एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है, दूसरी होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या फर्क है भैया? डायरेक्ट डेमोक्रेसी में ये होता है कि जब सिटीजन डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो, वो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। एग्जाम्पल ले लेते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी में कैसे, जैसे आप एंशिएंट की बात करोगे, एंशिएंट ग्रीस की बात करोगे, ठीक है, एंशिएंट ग्रीस की बात कर रहे हैं, या आगे चल के आप और पढ़ोगे तो वहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी हुआ करती थी। मतलब कि अगर कोई भी कानून बनाना है, फॉर एन एग्जाम्पल ऐसा समझो कि आज की तारीख में सरकार को कोई कानून बनाना है, तो आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट से पास होता है, पार्लियामेंट में ओ हाँ ए सफेद कपड़ा ये सारी चीजें चलती रहती है, कोई प्लेन उड़ा रहा है, कोई ये कर रहा है, फिर पार्लियामेंट में कानून पास किया जाता है। ठीक है, डिबेट, डिस्कशन, तमाम तरीके की ये सारी चीजें होती है। तो आज की तारीख में आप क्या समझ रहे हो कि कानून पार्लियामेंट बना रहा है, ठीक है, तो वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी हुई? नहीं, वो नहीं हुई, तुम कानून नहीं बना रहे हो। डायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब क्या है कि सरकार कानून बना रही है और सरकार तुमसे पूछ रही है कि तुम लोग वोट दो। उन्होंने एक बिल लेके आ गए, मतलब एक बिल लेके आ गए कि इसका कानून बनाना है, ठीक है, एक पेपर पे बताया कि इस पे कानून बनाना है। अब अगर हर सिटीजन इस पे वोट कर रहा है तब तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है ना, लेकिन क्या तुम कानून पे जाके वोट कर रहे हो? नहीं, तुम सिर्फ अपना लीडर चुन रहे हो, वो भी 5 साल में एक बार। बाकी इन 5 साल के लिए कानून बनाना, करना, ये करना, वो सारी जवाबदारी किसकी है? जो तुमने अपना रिप्रेजेंटेटिव को चूज किया है। क्लियर? तो यहां पे समझ में आया तुमको? डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है? जब सिटीजन्स डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं डिसीजन मेकिंग में, जब सिटीजन डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं डिसीजन मेकिंग में। डायरेक्ट डेमोक्रेसी वहां पे पॉसिबल है जहां पे क्या है, जहां पे पॉपुलेशन का साइज कम है। अगर भारत सरकार, अगर इंडिया में हम सोचे कि जब भी कानून बन रहा है तो हम सब इंसान से वोट करवाए, तो तुम ये समझो कि 5 साल में लगभग 1 या 2 कानून बन पाएंगे, क्योंकि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है। इतनी ज्यादा पॉपुलेशन में पहले वोट करवाना, फिर काउंट करना, फिर ये रोना, ये वो फलाना, बहुत समय लग जाएगा और कितने रुपए खर्च होंगे। आपको लगता है जब इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते तो फ्री में कितने सारे करोड़ों में रुपए लगते हैं? इंडिया के इलेक्शन वर्ल्ड के मोस्ट एक्सपेंसिव इलेक्शन है। इंडिया का इलेक्शन वर्ल्ड का मोस्ट एक्सपेंसिव इलेक्शन होता है। तो अगर हम एक एक कानून पे वोट करवाने आ गए तो हमारे रुपए कितने खर्च हो जाएंगे। साथ ही इतनी सारी, इतनी मास पॉपुलेशन से वोट करवाना
पॉसिबल नहीं है ना। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहां पे पॉसिबल है? जहां पे पॉपुलेशन कम है, ठीक है, जहां पे क्या है, जहां पे पॉपुलेशन कम है वहां पे ये पॉसिबल है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का क्या है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जो कि इंडिया में हम क्या कर रहे हैं, हम हमारे लीडर को चुन रहे हैं, ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम हमारे लीडर को चुन रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल हमारे देश में क्या होता है कि एंटायर कंट्री, ठीक है, एंटायर कंट्री को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर दिया जाता है और हम जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करते हैं हम हमारे लीडर को चुनते हैं। ये लीडर कहां पे जाता है? ये लीडर जाता है पार्लियामेंट में और ये हमारे बिहाफ पे, और ये क्या करता है, ये हमारे बिहाफ पे डिसीजन लेता है, ये हमारे बिहाफ पे कानून बनाता है। क्लियर है? समझ में आ गया? तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब समझ में आया। और पहला जो सवाल था जिस हम सवाल पे बात कर रहे हैं, कैन वी हैव डेमोक्रेसी विदाउट होल्डिंग इलेक्शन, तो एक तरीके से नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। डेमोक्रेसी बिना इलेक्शन के तो संभव नहीं है। सिटीजन के पास में क्या होना चाहिए? सिटीजन के पास में एटलीस्ट राइट्स तो होनी चाहिए। कौन से राइट्स होने चाहिए? सिटीजन के पास में राइट्स होने चाहिए कि वो अपने नेता को चुन सके। क्लियर? ठीक है। Many would consider local government, especially ग्राम सभा, would be the closest example of direct democracy. अब इंडिया में हमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी का कहाँ देखने को मिलती है? ग्राम सभा, गांव में जब पंचायत लगती तो लोग बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, डिस्कशंस हो रहे हैं, फिर वो कोई निर्णय ले रहे हैं, तो ग्राम सभा एक एग्जाम्पल है। लेकिन प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हमारी पार्लियामेंट डिसीजन ले रही है या फिर स्टेट लेजिस्लेचर डिसीजन ले रहा है। But this kind of democracy cannot be practiced when a decision has to be taken by lakhs and crores of people, जो मैंने बताया जब population ज्यादा है तो नहीं हो सकता है। That is why rule by people usually means rule by people's representative। अब जब हम इंडिया में बोलते हैं rule by people, तो मतलब रूल एक्चुअली हमारे रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं, लेकिन वो रिप्रेजेंटेटिव अच्छे से काम नहीं करेगा तो 5 साल में फिर चुनाव है ना, अगली बार हार जाएगा। ठीक? What is representative democracy और indirect democracy and what role do citizens have in decision making? तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि representative democracy और indirect democracy क्या होती है, जो कि इंडिया में है। ठीक है, और हमारा रोल क्या है? हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव को चुन रहे हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव हमारे बिहाफ पे डिसीजन लेता है, और वो डिसीजन ढंग से नहीं लेगा तो अगला चुनाव भले कितने भी रुपए बांट दे, कितनी भी दारू बांट दे, अगर जनता ने सोचा है कि इसने काम नहीं किया है तो वो हार के रहेगा। जनता की पावर सबसे ज्यादा होती है। तुम लोगों को लगता है कि सर लोगों को क्या पता है, लोग आज की तारीख में बहुत एडवांस हो गए, हर व्यक्ति को पता है। ठीक है, आज की तारीख में अगर तुम लोग ऐसा सोच रहे हो ना कि पॉलिटिकल पार्टी रुपए भी दे देगी, दारू भी दे देगी, कंबल भी दे देंगे, तो ये लोग क्या करते हैं, दारू भी ले लेते हैं, रुपए भी ले लेते हैं, लेकिन वोट तो जहां देना है वहीं देंगे। तो लोग आज की तारीख में क्या हो गए, लोग आज की तारीख में एडवांस हो चुके हैं। ठीक है, नाउ सेकेंड क्वेश्चन क्या है? सेकेंड क्वेश्चन ये है, सेकेंड क्वेश्चन क्या था? कैन वी होल्ड इलेक्शन विदाउट डेमोक्रेसी? जहां डेमोक्रेसी नहीं है क्या वहां भी इलेक्शन हो सकते हैं? So the second question reminds us of a fact that all elections are not democratic. A large number of non-democratic countries also hold election. In fact, non-democratic rulers are very keen to present themselves as a democratic. They do so by holding election in such a way that it does not threaten their rule. अब क्या बिना डेमोक्रेसी के या नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री इलेक्शन कंडक्ट करवाएगी? आज की तारीख में हम अगर वर्ल्ड में ये क्वेश्चन उठाएंगे, ठीक है, ये समझो कि आज की तारीख में अगर वर्ल्ड में क्वेश्चन पूछेगा कि डेमोक्रेसी कहां पे है, तो लगभग लगभग हर देश क्लेम करेगा। मैं रियल लाइफ नहीं बोल, मैं मतलब रियलिटी में नहीं बता रहा, लेकिन हर देश क्लेम करेगा वी आर ए डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, हर देश यही बोलेगा, कोई भी ये थोड़ी ना बोलेगा। तो ऐसा नहीं है सिर्फ इलेक्शन कंडक्ट करवाने से डेमोक्रेसी हो सकती है क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। डेमोक्रेसी के लिए आपको फंडामेंटल राइट्स देने पड़ेंगे, जो कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है। डेमोक्रेसी के लिए आपको राइट टू प्रोटेस्ट देने पड़ेंगे। डेमोक्रेसी के लिए यह भी होगा कि आप सरकार को बदल सकते हो। कुछ कंट्रीज में हम लोग देखते हैं कि इलेक्शन तो कंडक्ट करवाए जाते हैं, लेकिन वो इलेक्शन भी फ्री एंड फेयर नहीं होते। एक क्लासिक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल बहुत सारे, लेकिन मैं तुमको एक एग्जाम्पल बता देता हूँ कि पाकिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया दोनों एक पॉइंट ऑफ टाइम पे उनकी डेवलपमेंट का पार्ट स्टार्ट हुआ था, दैट इज 1947 से। मतलब एक तरीके से हम ऐसे माने कि 1947 से इंडिया और पाकिस्तान सेम लाइन से आगे बढ़े थे। पाकिस्तान के पास तो उस समय हम लोग बोलते कि बाउंड्रीज भी कम थी, मतलब बाउंड्री इन द सेंस एरिया भी कम था, फिर पाकिस्तान क्यों नहीं डेवलप हुआ?
एक तो है कि वो रोने गाने लग गए, मतलब बाप बाप ही होता है, इंडिया बाप है पाकिस्तान का, तो बाप बाप ही होता है, वो वाली चीज है एक तरीके से। तो ये रोना लग गया जम्मू एंड कश्मीर का, जो कि कभी नहीं हो सकता। लेकिन दूसरी तरफ से कि उनकी जो सरकारें थी वो पता है वो घपला ये वो, और आर्मी बार बार क्या कर रही थी, आर्मी बार बार पूरा कंट्रोल ले रही थी। और आर्मी जब भी कंट्रोल लेती थी तो वो ये थोड़ी ना वर्ल्ड को बता रहे हैं कि दिस इज एन आर्मी रूल और आर्मी कंट्रोल कर रही, वो तो ये बता रहे देखो चुनाव हुए, लेकिन पीछे से कौन रूल कर रहा है, आर्मी रूल कर रही है। वैसे अगर आप यूएसएसआर वगैरह में देखोगे तो पुतिन वगैरह है, तो वहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि अब 10-15 साल के लिए हम ही बने हुए हैं, एक राजा को चुन लिया तो 10-15 साल के लिए वही हैं। चाइना में देखो तो एक ही पॉलिटिकल पार्टी में हम लोग जानते हैं कि शी जिनपिंग है, तो अभी जैसे वही रहेंगे वही रहेंगे वही रहेंगे। तो चुनाव हो रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ चाइना में चुनाव नहीं हो रहे, चाइना में भी चुनाव हो गया, रशिया में भी हो गया, लेकिन वो चुनाव होने का मतलब ये नहीं कि वहां पर डेमोक्रेसी हो। और जहां जहां पे नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री होगी वो जानबूझ करके चुनाव करवाएगी, पूरे दुनिया को बताएगी सी वी आर ए डेमोक्रेटिक कंट्री, वी आर डेमोक्रेटिक कंट्री, वी आर ए डेमोक्रेटिक कंट्री। हिटलर ने भी कुछ शुरुआत ऐसी की थी ना, पढ़ के आए हो ना, कि हिटलर भी स्टार्टिंग में क्या दिखाता था कि देखो मैं तुम सबका नेता हूं, वो तो बाद में उसने अपना असली रूप दिखाया। तो यूजली यहाँ पे क्या होता है, यूजली हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो नॉन डेमोक्रेटिक लीडर रहते हैं वो जरूर ये बताते हैं कि नहीं हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। ठीक है, ये वाली चीज आपको क्लियर हो गई है। सो व्हाट कैन बी डन टू इंश्योर इलेक्शन इन अ कंट्री विल बी कंडक्टेड इन अ डेमोक्रेटिक वे? The constitution of a democratic countries lays down some basic rule about the election. The details are usually left to work out by laws passed by the legislature. Their basic rules are usually about who is eligible to vote, who is eligible to contest, who is to supervise the election, how do voters choose their representative, how are the votes to be counted and representative are elected. अब हम कैसे इंश्योर करेंगे कि जो इलेक्शन हो रहे हैं वो फ्री एंड फेयर हो? तो आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर देने पड़ेंगे। वोट कौन डाल सकता है, इलेक्शन कौन कॉन्टेस्ट कर सकता है? आप लोग क्या समझते हो सिर्फ राइट टू वोट, सिर्फ राइट टू वोट मतलब डेमोक्रेसी है? मैं हमेशा बोलता हूँ राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राइट टू वोट तो सभी इंसान वोट कर लेंगे, कॉन्टेस्ट की किसके पास में? कॉन्टेस्ट में तुमने लिख दिया कि एक ही पॉलिटिकल पार्टी के लोग इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे, तो डेमोक्रेसी होगी क्या? नहीं। राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन में भी तो सबको राइट दो, ताकि हर इंसान सोच सके कि उसको क्या करना है, वो पॉलिटिक्स में जा सकता है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है, फिर इलेक्शन को सुपरवाइज कौन कर रहा है, वोटर्स अपने रिप्रेजेंटेटिव को कैसे चूज करेंगे, वोट्स कैसे काउंट होगी, ये तमाम तरीके के क्वेश्चन क्या है, ये तमाम तरीके के क्वेश्चन एक तरीके से ये बताता है कि इलेक्शन कितने फ्री एंड फेयर होंगे, कितने निष्पक्ष इलेक्शन होंगे। ये तमाम तरीके के क्वेश्चन के आंसर से पता चलता है कि कितने निष्पक्ष इलेक्शन होंगे, वो यहां से आपको पता चलेगा। मतलब निष्पक्ष मतलब कितने फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे। क्लियर है? So you might have read different methods of election and campaigning. There is a system of conducting election. There are authorities and rules about do's and don't. Is that what the election is all about? You may have wondered why the constitution need to write down the votes are to be counted and representative elected. देखो, इलेक्शन का एक पूरा मेथड होता है, वो आपको समझना जरूरी है। अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, तो इंडिया का एक पूरा प्रॉपर मेथड होगा। प्रॉपर मेथड कैसे होगा कि ऐसे वोट डालेंगे, ऐसे वोट काउंट होगा, ये होगा। अगर ये सारी चीजें नहीं लिखते तो आज इलेक्शन हमारा फ्री एंड फेयर कहाँ रहता, इम्पार्शियल कहाँ पे रहता, निष्पक्ष कहाँ रहता? समझ रहे हो? तो अगर इलेक्शन सिर्फ इतना ही आसान था कि सब लोग क्लास के मॉनिटर जैसा कि बेटा किसको मॉनिटर बनाना है, हाथ ऊपर, अपना दोस्त है भाई, अपना दोस्त है, हाथ ऊपर हाथ ऊपर हाथ ऊपर हाथ ऊपर। अगर इतना सरल होता तो क्या बात थी कि किस किस को मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाना है, हाथ ऊपर कर दो, लोग ज्यादा है ना। समझ रहे हो? तो हमें सारी चीजें लिखनी थी, सारी चीजें बतानी थी, और हर चीज का एक मेथड होता है। हम हाथ ऊपर नहीं करवा सकते कि किस किस को हाथ ऊपर करना, हाथ ऊपर करना, हाथ ऊपर, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इलेक्शन के अलग अलग मेथड होते हैं, और वर्ल्ड में हर कंट्री कुछ अपना अपना मेथड इस्तेमाल करती है। इंडिया का मेथड अलग होगा, कहाँ से? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। ठीक है, इंडिया का मेथड अलग होगा इजराइल से, जो कि मैं अभी आपको आगे जाके पढ़ाऊंगा भी। तो हर कंट्री का अलग अलग मेथड होता है। तो जब बात हो रही है इंडिया के फ्री एंड फेयर इलेक्शन की, तो हमें इंडिया का मेथड पता होना जरूरी है कि इंडिया में किस हिसाब से इलेक्शन कंडक्ट किए जा रहे हैं। ठीक है, वी नीड टू डिस्कस बिकॉज दिस क्वेश्चन इज नॉट एज सिंपल एज टू बी अपियर। बिफोर स्टार्टिंग द गेम वी मस्ट क्लियर द रूल्स। द डिफरेंट रूल्स ऑफ गेम कैन मेक अ डिफरेंस हु द विनर ऑफ द गेम विल बी।
some rulers can favor bigger parties, some rules can help the smaller players, some rules can favor the majority communities, other can protect the minority. Let us understand with example. ठीक है, वही मैंने स्टार्टिंग हमने किससे की थी, रूल से। तो यहीं पे बात है कि इलेक्शन जो एक गेम है, अभी एक गेम समझ लो कि गेम स्टार्ट मतलब इलेक्शन स्टार्ट होने से पहले कुछ रूल पता होना जरूरी है। रूल पता होंगे तभी तो गेम इम्पार्शियल होगा, और गेम के स्टार्ट होने से पहले रूल पता होना जरूरी है, क्योंकि रूल तय कर देगा कि कौन जीतेगा, मेजॉरिटी जीतेगा माइनॉरिटी, बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जीतेगी या छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टी। तो रूल ऐसे बनाने होंगे ना कि जिसमें कि हम क्या करें, जिसमें कि क्या हो, जिसमें सभी लोगों का, सभी मतलब इम्पार्शियल रूल्स बनाने होंगे, जिसमें कहीं ये ना लगे कि बड़े बड़े लोग जीत गए, छोटे छोटे लोग हार गए। समझ रहे हो? तो इलेक्शन इतना सिंपल नहीं जितना आपको लग रहा है कि जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले वो जीत जाएगा, इतना सिंपल भी नहीं है। इलेक्शन स्टार्ट होने से पहले हमें कुछ गेम के रूल मालूम होना जरूरी है। तो जरा अब हम समझते हैं इलेक्शंस के रूल को, ठीक है। नाउ द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ठीक है। पहला इलेक्टोरल मेथड, ये क्या है, इट इज अ मेथड ऑफ इलेक्शन। हम बहुत सारे मेथड्स के बारे में बात करेंगे, तो ये जो मेथड है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंडिया के केस में। पहला मेथड को जिसे हम समझ रहे हैं वो है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ठीक। अब मैं स्लाइड तो 2 मिनट छोड़ो, मैं तुम्हें कुछ बताता हूं। आज की तारीख में इंडिया में इलेक्शन कैसे कॉन्टेस्ट होता है, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल मान लेते हैं, हम आज की बात कर रहे हैं, आज की तारीख में इंडिया में इलेक्शन कैसे कॉन्टेस्ट होता है, अपने पेरेंट्स से पूछना, ठीक है। जो कॉम्पिटिटिव वाले बच्चे देख रहे हैं उन्हें मालूम होगा। मैं कुछ इस हिसाब से फिर से बता देता हूं कि हम हमारी कंट्री को, जब हम बात कर रहे हैं लोकसभा के इलेक्शन मतलब प्राइम मिनिस्टर वाले इलेक्शन, ठीक है। जब हम बात कर रहे हैं किसकी, जब हम बात कर रहे हैं लोकसभा के इलेक्शन की, तो पूरी कंट्री को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांट दिया जाता है। 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब ऐसे करके पूरे देश को 543 हिस्से में, हिस्सा मतलब अभी कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है, वर्ड पे नहीं जाना है, ये समझो, पूरे एंटायर कंट्री को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांट दिया जाता है। फिर इन 543 पे चुनाव होते हैं। इन 543 पे जब चुनाव होते हैं तो जिस भी पॉलिटिकल पार्टी की मेजॉरिटी आती है, मान लो 543 में से 300 आ गई बीजेपी की, 200 आ गई कांग्रेस की, बची हुई जो छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टी है। तो जिसकी भी 543 का 50% +1 जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के पास में आया उसकी सरकार बन जाएगी, ठीक है। जितनी भी हमारी टोटल सीटें हैं उसका 50% +1 आया उसकी सरकार बन जाएगी, ठीक है। ये वाली चीज क्लियर हो गई। अब तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैसे चुनाव होते हैं, फॉर एन एग्जांपल हम लोग बात करते हैं वनरा रवि। वनरा रवि क्या है भैया, वनरा रवि एक वोटर है। रुको जरा, थोड़ा सा पेशेंस लो, समझना है अपने को। वनरा रवि ये कौन है, ये है वोटर। वनरा रवि वोटर है। अब वनरा रवि क्या कर रहा है, वनरा रवि वोट डालने जा रहा है। तो वनरा रवि के पास में कितने ऑप्शन है, ठीक है। हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं गुजरात में भी हम कोई एक जगह मान लो, हम बात कर रहे हैं अहमदाबाद की। हम बात कर रहे हैं अहमदाबाद की, ठीक है। तो वनरा रवि क्या है, वनरा रवि एक वोटर है। वनरा रवि अहमदाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करते हैं। तो वनरा रवि वोट डालने जा रहे हैं। तो वनरा रवि के पास में 1 2 3 4 कैंडिडेट के पास में ऑप्शन है। जो कैंडिडेट उन्हें अच्छा लग रहा है उस कैंडिडेट की वो बटन प्रेस करके आ जा रहे हैं, ठीक है। तो मान लो उनको कैंडिडेट ए अच्छा लगा तो उन्होंने क्या किया, कैंडिडेट ए पर वोट डाल दिया, ठीक है। ऐसे करके सारे जितने भी वोटर्स थे उन सब ने वोट डाला। तो जब हम वोट की काउंटिंग कर रहे थे तो वोट की काउंटिंग में पता चला कि ए को कितने वोट मिले, ए को वोट मिले हैं यहां पे हम मान लेते 30, बी को कितने मिले हैं 25, सी को कितने मिले हैं 20 और इनको कितने मिले हैं 15, ठीक। हु विल बी द विनर ऑफ द इलेक्शन, हु विल बी द विनर ऑफ इलेक्शन, ए जीतेगा ना। कौन जीतेगा इलेक्शन, ए जीतेगा ना। ए के पास में 30 वोट है,
ए के पास में क्या हो रहा है, ए के पास में 30 वोट है। लेकिन कभी तुमने एक चीज सोचा है कि ए को इलेक्शन जीतने के लिए 50% वोट्स भी नहीं लगे? क्या ए को इलेक्शन जीतने के लिए 50% वोट भी नहीं लगे और ए चुनाव जीत गया? जैसे कि तुम्हारी क्लास में मॉनिटर का चुनाव होता है, ठीक है, मॉनिटर चुन रहे हो, हेड बॉय, हेड गर्ल, ये सब स्कूल में हो रहा है। अब तुमसे क्या बोल दिया गया, एक तो पहले तुम बोल दोगे वो तो सब धांधली होती है, हेड बॉय हेड गर्ल है ना, वो हर स्कूल का यही सिस्टम है, हर बच्चा ये बोलता है वो तो धांधली होती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, सब इम्पार्शियल वे में होता है। लेकिन मैं बता रहा हूँ एक स्टूडेंट माइंडसेट कैसा रहता है। तुम्हारी क्लास में मॉनिटर का चुनाव कैसे होता है? कितने लोगों को वनरा रवि को मॉनिटर बनाना है? 5 लड़कों ने हाथ खड़ा कर दिया। कितने लोगों को किसी और इंसान को मॉनिटर बनाना है? 3 ने। तो सबसे ज्यादा जिसके ऊपर हाथ ऊपर हुए वो मॉनिटर बनेगा। तो सेम यहाँ पे जीत कौन रहा है? जीत यहाँ पे कौन रहा है? ए रहा है। लेकिन क्या ए के पास में 50% वोट है? नहीं। तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम ये कहता है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम बहुत सिंपल है, वो ये कहता है कि जिसके पास में सबसे ज्यादा वोट होंगे वो इंसान विनर होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, ए के पास में 30 है और बी के पास में 29 भी होंगे, तो भी कौन जीतेगा? तो भी ए ही जीतेगा। ठीक है, मतलब यहां पे हम क्या देख रहे हैं? यहां पे हम देख रहे हैं कि इनके वोट क्या हो गए? इनके वोट वेस्ट हो गए। जिन लोगों ने इनको वोट किया था उनके वोट क्या हो गए? वेस्ट हो गए। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जिसके पास सबसे ज्यादा वोट आए हैं वो क्या है? वो विनर है। वो क्या है? वो विनर है। क्लियर है? समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? अब यहां पे मैं आपको एक सोचने वाली चीज बताता हूं। आज की तारीख में प्रेजेंट गवर्नमेंट के पास में कितने परसेंट वोट है? आज की तारीख में प्रेजेंट गवर्नमेंट के पास में कितने परसेंट वोट है? कुछ 30 से 40% वोट होंगे। ठीक है, जब पहली बार क्या हुआ था? जब पहली बार सरकार बनी थी, रवि सर हाय कर रहे हैं मुझे वहां से, तो मैं रवि सर को मैं हाय कर रहा हूं, तो मैंने बताया आपका नाम लिख के रखा है बोर्ड पे। जब इस देश में पहली सरकार बनी थी, किसकी? कांग्रेस की सरकार बनी थी। पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पहले प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तब भी हम लोग देख रहे थे कि उनके पास 50% वोट नहीं है। तो लोकसभा में अगर आपको सरकार बनानी है तो बस आपको यह देखना है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से क्या हो, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से जिसके पास सबसे ज्यादा वोट रहेंगे वो क्या होगा? वो विनर होगा। वो क्या होगा? वो विनर होगा। ठीक, यहां तक की चीजें समझ में आ गई। अब बात करते हैं, it talks one of the historic movement in India's democracy. In the Lok Sabha election of 1984, the Congress party came to power, winning 415 seats of 543 Lok Sabha seats. That is more than 80% of the seats. 1984 में क्या हुआ था कि कांग्रेस को 415 सीट मिली थी आउट ऑफ 543, मोर देन 80% सीट्स। मतलब इतनी मेजोरिटी कभी किसी के पास में नहीं आई है जब राजीव गांधी के पास में इतनी मेजोरिटी थी। ठीक है, सच अ विक्ट्री वॉज नेवर अचीव्ड बाय एनी पार्टी इन लोकसभा। व्हाट डिड दिस इलेक्शन शो? ये इलेक्शन क्या शो कर रहा है? ये इलेक्शन शो ये कर रहा है द कांग्रेस पार्टी वॉन 4/5 ऑफ द सीट। डज दिस मीन्स दैट 4 out of 5 वोटर्स वोटेड फॉर कांग्रेस पार्टी? मतलब हर 5 में से 4 वोटर ने कांग्रेस को वोट किया है। क्या ये मतलब है? नहीं, ये मतलब नहीं है। यहां पे देखो, कांग्रेस को वोट कितना मिला है? मात्र 48% मिला है। बीजेपी को 77.4 मिला है। तो 48% वोट में 415 सीट हो गई। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं कुल मिला के देखो तुमको ये समझाना चाह रहा हूं। यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा हूं? मैं कुल मिला के ये समझाना चाह रहा हूं तुम लोगों को कि फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम में क्या होता है? फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम में आपको 50% वोट लाने की जरूरत नहीं है। जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले हैं वो विनर है। ये बहुत ही सिंपल मेथड है। ये क्या है? ये बहुत ही सिंपल मेथड है जो कि इंडिया ने अडॉप्ट किया है। क्लियर है? यहां तक की चीजें आई थिंक आपको क्लियर हो गई है। This happened because in our country we follow a special method of election. Under this system, the entire country is divided into 543 constituencies. Each constituency elect one representative, and the candidate who secure highest number of vote in that constituency is elected. वही कि पूरे देश को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर देंगे। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से क्या होगा? हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से हमको एक एक कैंडिडेट को चूज करना है। जिस कैंडिडेट के पास में सबसे ज्यादा वोट आए वो कैंडिडेट जीत जाएगा। भले ही कैंडिडेट ए के पास में 30 वोट्स आए और कैंडिडेट बी के पास 29 आए, लेकिन विनर कौन रहेगा? 30 जिसको वोट्स मिले।
The winning candidate need not secure majority of the votes. This method is also called first past the post system. This is also called the प्लूरैलिटी सिस्टम. फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम को प्लूरैलिटी सिस्टम भी कहते हैं. याद रखना कॉम्पिटिटिव वाले बच्चे, ये वाली चीजें एमसीक्यू में आती है. ठीक है. दिस मेथड ऑफ इलेक्शन इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, क्लियर हो गया. तो आई थिंक ये वाला पॉइंट आपको फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम का यहाँ पे क्लियर हो गया है. सपोज अ पार्टी गेट्स ओनली 25% ऑफ वोट्स इन एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी बट एवरीवन एल्स gets the less vote. In that case the party will win all the seats with 25% of votes or even less than. ठीक है, इसको फिर से कुछ इस तरीके से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ लो. यहां पे अगर मान लो बीजेपी है, बीजेपी को हर जगह मात्र 25% मतलब 25% लोगों ने ही वोट किया है, लेकिन फिर भी बीजेपी जीत जाएगी क्योंकि बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं. अगर इन सब के टोटल कर दोगे तो एक तरीके से क्या होगा, एक तरीके से ये होगा कि मैं ऐसा बोलूंगा कि 75% जनता चाहती है कि बीजेपी पावर में ना रहे, लेकिन क्योंकि बीजेपी के पास सबसे ज्यादा वोट है तो बीजेपी पावर में. सेम वो कांग्रेस का एग्जाम्पल है कि कांग्रेस को आउट ऑफ 543 415 सीट्स कांग्रेस की थी, लेकिन इनका परसेंटेज निकाला तो 48% था, 48% ऑफ वोट था. तो मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि 52% जनता तो ये चाह रही थी ना कि कांग्रेस पावर में ना रहे, लेकिन हमने सिस्टम क्या अडॉप्ट किया, हमने सिस्टम अडॉप्ट किया फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम, क्योंकि हमें सिंपल रखना था कि जिसके पास सबसे ज्यादा वोट वो चुनाव में जीतेगा. ठीक है, वो चुनाव में क्या करेगा, वो चुनाव में जीतेगा. क्लियर है, समझ गए हो. अब बारी आती है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम की. तो जो भी तुम लोग नींद ले रहे हो जरा जागो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. देखो इसको है ना बहुत ध्यान से समझना है अपने को. प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को अच्छे को समझ में नहीं आता, बहुत ध्यान से समझो. सबसे पहले है ना मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ. इंडिया में जो मेजर इलेक्शन हो रहा है, मेजर इलेक्शन किसका, अपना लोकसभा भैया हो गया मोदी जी वाला फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम, मुख्यमंत्री वाला फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम हो गया. अब राज्यसभा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इन सब में होता है इंडिया में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के थ्रू. ठीक है, ये भी बढ़िया बात है सर, अच्छी बात है आपने बता दिया, बहुत बढ़िया. ठीक है, सबसे पहले अगर तुम्हें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को समझना है तो ऐसा समझो, यहाँ पे हम बात करते हैं कि जितने प्रपोर्शन में तुमको वोट मिले हैं उसी प्रपोर्शन में तुमको सीट मिलेगी. फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम में क्या हो रहा था कि जिसको सबसे ज्यादा मिल गया भैया तुम जीत गए हो, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी यहाँ पे बात ये हुई है कि जिसको जितने प्रपोर्शन में वोट मिले हैं उसको उतनी सीट मिलेगी. प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में भी 2-3 तरीके होते हैं. एक होता है इजराइल वाला तरीका, एक हो जाएगा अर्जेंटीना वाला तरीका, एक हो जाएगा थोड़ा सा इंडिया वाला तरीका. तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में भी 2-3, मतलब हम ऐसा बोलते हैं ना कि एक पॉइंट है उसके सब पॉइंट है, तो वैसे ही देखो बेटा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में भी 2-3 तरीके होते हैं. सबसे पहला तरीका और सबसे इजी तरीका मैं तुम्हें सबसे पहले बताता हूँ, जो कि है अपना इजराइल, और जो कि तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है. इजराइल में क्या होता है, जैसे कि इजराइल में पूरी कंट्री को एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी माना जाता है. इंडिया में अब तक, इंडिया में क्या होता है, इंडिया में एक एग्जाम्पल लेते चलते हैं. इंडिया में जब चुनाव होते तो हम पूरी कंट्री को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटते हैं ना, 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटते हैं. फिर यहाँ सबसे ज्यादा जिसको सीट मिली वो जीत गया, यहाँ सबसे ज्यादा सीट मिली वो जीत गया, यहाँ सबसे ज्यादा सीट मिली वो जीत गया. समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ. ठीक है, अब तुम एक एग्जाम्पल इंडिया का बस तुमको समझाने के लिए बताया था, ये अब इंडिया को अपन भूल जाते हैं. ठीक है, इजराइल का एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो इजराइल में है कितनी 100 सीट, कितनी मान लेते हैं 100 सीट्स. एक एग्जाम्पल के लिए समझो कि 100 सीट्स है. अब इजराइल में पूरी कंट्री को एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी मानेंगे. ये जो पूरी कंट्री है ये इजराइल है. ठीक है, ये पूरी कंट्री क्या है, ये एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी है. क्या है, ये एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी है. ठीक, अब यहाँ चुनाव कैसे होते हैं, यहाँ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से होते हैं. मान लो इजराइल में 3 पॉलिटिकल पार्टी है, तो पॉलिटिकल पार्टी ए अपने 100 कैंडिडेट की लिस्ट निकाल देगी. क्या करेगी, अपने 100 कैंडिडेट की लिस्ट निकाल देगी. पॉलिटिकल पार्टी बी अपने 100 कैंडिडेट की लिस्ट निकाल देगी कि मान लो इस पॉलिटिकल पार्टी के पूरे 100 के 100 जीत गए तो कौन होंगे वो 100 लोग, इस पॉलिटिकल पार्टी के पूरे 100 के 100 जीत गए तो कौन होंगे वो लोग, इस पॉलिटिकल पार्टी के 100 के 100 लोग हो गए तो कौन होंगे वो लोग. तीनों पॉलिटिकल पार्टी ने चुनाव से पहले अपने 100 कैंडिडेट की लिस्ट निकाल दी. बढ़िया, शाबाश. अब लोग कैसे वोट देंगे, अब लोग यहाँ पे जाते हैं पॉलिटिकल पार्टी को वोट देने. हम कैंडिडेट को वोट नहीं देते, हम पार्टी को देते हैं. मान लो
40% लोगों ने वोट दिया है पॉलिटिकल पार्टी ए को, 30% वोट दिया है पॉलिटिकल पार्टी बी को, और 30% वोट दिया पॉलिटिकल पार्टी सी को। तो 100 में से 40 सीट जाएगी पॉलिटिकल पार्टी ए को, 30 सीट जाएगी पॉलिटिकल पार्टी बी को, और 30 सीट जाएगी पॉलिटिकल पार्टी सी को। मतलब कि आपके जितने परसेंट वोट है उतनी परसेंट आपकी सीट है। समझे हो? आपके जितने परसेंट वोट है आपकी उतनी परसेंट सीट है। क्लियर है? तो इजराइल में क्या होता है? इजराइल में यह होता है कि पूरी पॉलिटिकल पार्टी को क्या करते हैं, पूरी पॉलिटिकल पार्टी को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बना देते हैं, मतलब सॉरी पूरी कंट्री को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बना देते हैं, और लोग यहाँ पे पार्टी को वोट देते हैं। लेकिन पार्टी अपने कैंडिडेट्स बस बता देती है कि हमारे अगर हम जीते तो हमारे ये कैंडिडेट रहेंगे। ठीक है, अब मान लो कि ए को 40% वोट मिले और 40 सीट ए को जा रही है, तो 100 में से इन 100 में से 40 लोग क्या होंगे, 40 लोग इजराइल की पार्लियामेंट में जाएंगे। तो वो 40 लोग कौन होंगे, वो पार्टी डिसाइड करेगी कि इन 100 लोगों में से 40 लोग कौन से होंगे। क्लियर है? तो इजराइल में क्या होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में हम कैंडिडेट को वोट नहीं दे रहे हैं, हम पॉलिटिकल पार्टी को वोट दे रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम पॉलिटिकल पार्टी को वोट दे रहे हैं, और जितने परसेंट वोट उतनी परसेंट सीट। क्लियर है? समझ में आ गया? यहां पे एक चीज लिखिए कि इजराइल के पार्लियामेंट को हम बोलते हैं नेसेट। क्या बोलते हैं? नेसेट। ठीक है, अब एक चीज और लिखिए कि इजराइल में अगर किसी को भी पार्लियामेंट तक पहुंचना है तो एक मिनिमम क्राइटेरिया तो होना जरूरी है कि इजराइल में जैसे तुम्हारे पास होने का मिनिमम क्राइटेरिया 33% है ना 33%। वैसे भी कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को पार्लियामेंट में पहुंचना है तो मिनिमम 3.25% वोट आने चाहिए। इसके ऊपर जिसके भी वोट आए वो सब जाएंगे, जितने परसेंट वोट है उस हिसाब से वो पार्लियामेंट में चले जाएंगे। क्लियर है सर? समझ में आ गया? अब यहाँ पे इसके चलते क्या हो रहा है, इसके चलते इजराइल में किसी की भी मेजॉरिटी नहीं बनती। किसी का आया क्या 50%? नहीं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम मेजॉरिटी पे बात करता है कि मेजॉरिटी वाले की सरकार हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमें हमेशा कोएलिशन गवर्नमेंट देखने को मिलती है। क्लियर है? ये वाली चीज समझ में आ गई। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या लेते हैं? दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं एक अर्जेंटीना और इनमें कैसा होता है। ठीक है, अर्जेंटीना और पोर्चुगल में कैसा होता है। अर्जेंटीना और पोर्चुगल में ये होता है कि मान लो ये इनकी कंट्री है तो ये बड़ी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटेंगे। जैसे इंडिया छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांट रहा है, लेकिन ये बड़ी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटेंगे। तो यहाँ पे भी ये होता है कि लोग, यहाँ पे भी क्या होता है कि जितने परसेंट आपको वोट मिले हैं, मतलब जितने परसेंट वोट मिले उतनी ही सीट पॉलिटिकल पार्टी को मिलेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांट दिया जाता है कि लोग कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट देंगे, प्रेफरेंस देंगे। इंडिया में क्या होता है, इंडिया में राज्यसभा के इलेक्शन में देखो क्या होता है। इंडिया में हम बात करते हैं राज्यसभा में क्या तुम वोट देने जा रहे हो, राज्यसभा में क्या तुम वोट देने जा रहे हो, नहीं देने जा रहे हो। तुम्हारे पेरेंट्स, अब तुम बोलोगे सर हम तो लोकसभा में भी नहीं दे रहे, 1-2 साल बाद दोगे। ठीक है, राज्यसभा में क्या तुम्हारे पेरेंट्स वोट देने जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो राज्यसभा का इलेक्शन कैसे हो रहा है, फिर राज्यसभा में सर हो कैसे रहा, लोकसभा में तो चलो वोट दे दिया, फिर राज्यसभा में इलेक्शन कैसे हो रहा है। ऐसे समझो, ये है वनरा रवि। इसका नाम क्या है, इस इंसान का नाम है वनरा रवि। वनरा रवि क्या कर रहा है, वनरा रवि अपने एमएलए को चूज कर रहा है। वनरा रवि अपने एमएलए को चूज कर रहा है, एमएलए को चूज कर रहे हैं। ठीक है, अब एमएलए को चूज कर रहा है तो यहां पे क्या हो रहा है, एमएलए मतलब स्टेट में, और ये जो एमएलए है ये एमएलए फिर राज्यसभा के मेंबर को चूज करता है। ये एमएलए राज्यसभा के मेंबर को चूज करता है। तो हम राज्यसभा के मेंबर को चूज नहीं करते हैं, ये जो इंसान है, ये इंसान कौन है, ये इंसान वनरा रवि चूज कर रहा है एमएलए को। तो वनरा रवि ने क्या किया, वनरा रवि ने अपने एमएलए को चूज किया, और एमएलए जो है ये एमएलए राज्यसभा के मेंबर को चूज करेगा। क्लियर है? समझ में आ गया? सॉर्टेड। अब तुम बोलोगे कि राज्यसभा में कैसे होगा, टेक्निकल है, बहुत ध्यान से समझते चलना। मैं बोलूंगा कि यूपी की है 31 सीट्स या 33 सीट्स, राजस्थान की है 10 सीट। ठीक है, ये सीट्स कैसे डिसाइड करी सर आपने, ये सीट ऐसे डिसाइड करी, यूपी की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो यूपी की सीट ज़्यादा आ गई, राजस्थान की पॉपुलेशन यूपी से कम है तो उसकी सीट कम हो गई। क्लियर है? ये भी सॉर्टेड हो गया। ठीक, फिर अब जरा अपन आगे इस फॉर्मूले को समझते हैं। अब मैथ्स वैथ्स थोड़ा सा कर लेते हैं। ठीक है, देखो फॉर्मूले से समझते हैं तो फॉर्मूला क्या कहता है, टोटल वोट्स पोल्ड। फॉर एन एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, यूपी में कितने टोटल एमएलए कितने हैं, 200, तो मैंने लिखा 200।
टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी इलेक्टेड, मान लो हमें यूपी से कितने मेंबर को चुनना है, 4 + 1 + 1 कितना बन रहा है, 200 भी नहीं लेते, छोटा फिगर ले लेते हैं, ठीक है, छोटा फिगर लेके 100 कर देते हैं इसको, 100 छोटा तुम्हारे लिए है, नहीं तो तुम बोलो सर 100/5 कुछ देखो तो 21 आएगा, ठीक है, कितना आ रहा है नंबर, 21 आ रहा है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि यूपी में कितने एमएलए, यूपी में 100 एमएलए, ध्यान से समझना, यूपी में 100 एमएलए। आज होना है राज्यसभा का चुनाव, आज होना है राज्यसभा का चुनाव, और कितने कैंडिडेट हैं, 4 कैंडिडेट, 4 लोगों का राज्यसभा का चुनाव होना है। तो इन 100 लोगों को क्या किया जाएगा, इन 100 लोगों को एक ऐसा पेपर दे दिया जाएगा, बैलेट पेपर, उसमें A, B, C, D 4 लोगों को भेजना है, ठीक है। अब यहाँ पे हर जो सभी ये 100 लोग हैं, 100 लोग क्या करेंगे कि 100 लोग अपनी प्रेफरेंस देंगे, 1 मेरी पहली प्रेफरेंस है कि B जाए, दूसरी प्रेफरेंस ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है। तो जिसको 21 प्रेफरेंस मिल गई, कितनी, 21, इस फॉर्मूले से क्या फिगर आ रहा था, 21, जिसको 21 प्रेफरेंस मिल गई वो क्या होगा, वो राज्यसभा में चले जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल ऐसा मान लेते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल ऐसे मान लेते हैं कि 21 प्रेफरेंस किसी को भी नहीं मिली, सबको हम मान लेते 20-20 मिल गई, ठीक है, 20-20 मिल गई या जो भी है, मान लो कि 20-20 मिल गई फॉर एन एग्जाम्पल। तो फिर हम देखते हैं कि सबसे कम प्रेफरेंस किसे मिली है, सबसे कम प्रेफरेंस जी को मिली है, तो डी का काट के वोट ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। नहीं समझो कोई बात नहीं, नहीं समझो तो फिलहाल के लिए देखो इतना समझो, मैं वोट ट्रांसफर करना बता रहा था, फिलहाल के लिए इतना समझो कि हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ इस फॉर्मूले से निकालते, जो फॉर्मूले का जो नंबर आता है उतने लोग उसको फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं, तो वो राज्यसभा में चले जाता है, एक राज्यसभा में गया, फिर नेक्स्ट 21 किसको मिला, वो राज्यसभा में चले गया, फिर नेक्स्ट 21 किसको मिला, वो राज्यसभा में चले गया। ऐसे करके 4 लोगों को हम राज्यसभा में भेजते हैं, मतलब ऐसे करके हम राज्यसभा में भेजते हैं। तो कुछ हमारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम ऐसा चलता है। अब थोड़ी सी शांति रखना, ये जो सारी चीजें हैं इसको मैं एक बार आपको फिर से बताऊंगा, कहाँ पे बताऊंगा, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव वाले चैप्टर में फिर से बताऊंगा। अभी जस्ट मैं आपको एक ब्रीफ मैंने बताया कि यहाँ पे चीजें लिखी, तो एकदम आउट ऑफ द बॉक्स ना जाओ आप, लेजिस्लेचर में एकदम और डिटेल में आपको बताऊंगा, ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, तो उसको लेके कंफ्यूज हमें नहीं होना है। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम समझ में आया कि इजराइल में ऐसा है, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में तुम बस यहाँ पे ऐसा समझो कि जिसको जितना प्रपोर्शन है, जिसको जितने प्रपोर्शन में परसेंटेज मिला है उसकी सीट, उसको उतनी सीट मिलेगी, ठीक है। तो इन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम देयर कैन बी 2 वेरिएशन इन सम कंट्रीज लाइक इजराइल और नीदरलैंड। यहाँ पे एंटायर कंट्री इज ट्रीटेड एज अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में। लेकिन जो दूसरा है वो क्या है, वो अर्जेंटीना और पोर्चुगल है। इसमें क्या होता है, इसमें कंट्री को हम अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटते हैं और फिर प्रोपोर्शनल सिस्टम लगाते हैं। साथ ही साथ इंडिया में क्या है, वही वाली बात है कि लेकिन इंडिया में जो है, इंडिया का तीसरा है और कॉम्प्लेक्स वेरिएशन है, और कॉम्प्लेक्स है, जिसमें कि और ज्यादा समझ में नहीं आता है। इसलिए अब तुमको समझ में आया होगा कि इसलिए तुमको समझ में आया होगा कि हमने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम लोकसभा और राज्यसभा में क्यों नहीं रखा, क्योंकि इतना लोकसभा में क्यों नहीं रखा, सॉरी राज्यसभा में तो है, लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में क्यों नहीं रखा, क्योंकि इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ज्योग्राफिकल यूनिट्स कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूएंसी, large geographical area demarcated as constituency, the entire country may be a single constituency। या तो एक entire country को single constituency बना दिया होगा या बहुत बड़ी बड़ी constituency बनाएंगे। लेकिन फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में छोटी छोटी constituency बनाते हैं। हर constituency से क्या होता है, हर constituency से एक ही लीडर को चुना जाता है। यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे पार्टी को वोट किया जाता है, ठीक है, और एक से ज्यादा लोग को भी चुना जा सकता है प्रपोर्शन में। मान लो मेरे को 20% मिले हैं, किसी को 10 मिले, तो यहाँ पे प्रपोर्शन में इंसानों को भेजा जाएगा। यहाँ पे कैंडिडेट को वोट किया जाता है, यहाँ पे पार्टी को वोट किया जाता है। अब पार्टी में गेट मोर सीट्स देन वोट्स इन लेजिस्लेचर, यहाँ पे सीट ज्यादा हो सकती है लेकिन परसेंटेज कम रहेगा फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में। लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या है, जितना परसेंटेज ऑफ वोट है उतनी ही सीट है, ठीक है। कैंडिडेट हु विन द इलेक्शन मे नॉट गेट मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स, 51% भले यहाँ पे ना है, लेकिन यहाँ पे 51% अपने को चाहिए।
इसका एग्जाम्पल क्या है, फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम में यूनाइटेड किंगडम और इंडिया, यहाँ का एग्जाम्पल क्या है, इजराइल और नीदरलैंड। आई होप ये वाली चीज आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी, बाकी की चीजें आपको ऑटोमेटिकली धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ठीक है। नाउ व्हाई डिड इंडिया अडॉप्ट द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम? द रीजन फॉर दिस पॉपुलैरिटी एंड सक्सेस ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द FPTP इज द इट्स सिंप्लिसिटी। जो सिंप्लिसिटी है कि सिंपल है यार, कि जिसको सबसे ज्यादा वोट मिल रहे हैं वही क्या है, उसी को चुन लिया है। तो इसकी सिंप्लिसिटी की वजह से इंडिया ने फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम को अडॉप्ट किया है। द एंटायर इलेक्शन सिस्टम इज एक्सट्रीमली सिंपल टू अंडरस्टैंड इवन फॉर द कॉमन वोटर्स who have no specialized knowledge about politics and election। और ये एंटायर सिस्टम क्या, एंटायर सिस्टम बहुत सिंपल है। अगर किसी को पहले से पॉलिटिक्स या इन सब की नॉलेज नहीं है तो भी फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम में समझ में आ रहा है कि यार जिसको सबसे ज्यादा वोट है 30, 29, 25, 30 वाला जीत गया, ठीक है। तो इसलिए इंडिया ने फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम अपनाया, क्योंकि इंडिया में आप एक चीज देखोगे कि इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया में हम लोग ये देख रहे हैं कि सबको इतना टेक्निकल वाला समझना बहुत मुश्किल है, क्लियर है। वोटर्स हैव टू सिंपली एंडोर्स अ कैंडिडेट और अ पार्टी वाइल वोटिंग। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जब भी वोटर वोट डालने जाता है तो या तो पॉलिटिकल पार्टी को देख के बटन दबा देता है या कैंडिडेट को, लेकिन एक ही इंसान को, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एक्चुअल पॉलिटिक्स वोटर में ईदर गिव इंपॉर्टेंस टू द पार्टी और कैंडिडेट और बैलेंस ऑफ टू। क्या उस समय के मुद्दे, उस हिसाब से वोटर जो भी है फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम में या तो कैंडिडेट को देख लेते हैं पार्टी में। फॉर एन एग्जांपल ऐसा देख लेते हैं कि रिसेंटली क्या हो रहा है, रिसेंटली हम लोग ये देख रहे हैं कि लोग कैंडिडेट नहीं देख रहे, लोग क्या देख रहे थे, पॉलिटिकल पार्टी देख रहे हैं कि चलो बीजेपी को वोट कर दो या कांग्रेस को वोट कर दो या ऐसा कर दो, ठीक है। लेकिन ये वाला जो मेथड है, ये वाला मेथड क्या है, ये वाला मेथड हमें सिंपल देखने को मिलता है, क्लियर है। देन नेक्स्ट, द FPTP offers a choice not simply between the party but specific candidate. In other electoral system, especially proportional representation system, voter are often asked to choose a party and representative and are elected on the basis of party list, ठीक है। तो फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम सिंपल है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में कई बार रहता है कि तुम पार्टी को वोट दो, फिर लोगों को ये नहीं पता होता कि कौन कैंडिडेट है। कई बार ऐसा रहता है कि तुम वोट दो, एक वोट पार्टी को दो, एक वोट कैंडिडेट को दो। जैसे जर्मनी वगैरह में ये भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो और वहां पे कंफ्यूजन मच जाता है। As a result, there is no representative who represent and it's responsible for one locality। और इसके चलते क्या होता है, जब आप पार्टी को वोट दे रहे हो, इसको दे रहे हो, तो आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है जिससे कि आप सवाल कर सको। इन कॉन्स्टिट्यूएंसी बेस्ड सिस्टम लाइक फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम, द वोटर नोज who their own representative is and can hold him और हर अकाउंटेबल। और यहाँ पे वोटर को मालूम है कि उनका रिप्रेजेंटेटिव कौन है, तो वो उनको अकाउंटेबल होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। More importantly, the makers of our constitution also felt that proportional representation system based election may not be suitable for giving a stable government in a parliamentary system। साथ ही साथ हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट किया है। अगर आपको कितने परसेंट वोट मिले, जैसा कि मैंने बताया है कि जिसको 30% वोट मिले, मान लो उसको 30 सीट मिल गई, तो इस हिसाब से तो मेजॉरिटी कभी बन ही नहीं पाएगी। तो पार्लियामेंट में हमेशा किसी के पास मेजॉरिटी नहीं रहेगी तो सरकारें कैसे चलेगी, देश कैसे चलेगा। तो जब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाते हो तो आपको फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम में जाना पड़ता है, मतलब वो इजी रहता है एक तरीके से समझने के लिए। फाइनली द फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम एनकरेज वोटर फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप टू कम टुगेदर टू विन एन इलेक्शन इन ए लोकेलिटी। साथ ही साथ हम देखते हैं फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम में अलग अलग सोशल ग्रुप के लोग आते हैं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जीत जाते हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में क्या है, पार्टी 100 लोगों की लिस्ट निकाल रही है, 50 लोगों की लिस्ट निकाल रही है, लेकिन वो 100 और 50 लोग थोड़ी ना जाएंगे, उनमें से कोई 5-10 लोग जाएंगे। तो जरूरी नहीं है कि हर सोशल ग्रुप का हमें रिप्रेजेंटेशन देखने को मिले, ठीक है। दिस मीन्स दैट, और नॉर्मली हम लोग ये देखते हैं कि जहां पे भी प्रोपोर्शनल, जहां पे भी हम लोग फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम देखते हैं वहां पे 2 पार्टी सिस्टम चलता है। यूजुअली 2 बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी उभर के आती है, लेकिन ये केस इंडिया में नहीं है। इंडिया में हम लोग क्या देख रहे हैं, इंडिया का केस में हम लोग छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज भी देख रहे हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी देख रहे हैं। तो यहाँ पे यूजुअली ऐसा बोला यह जाता है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में सबका रिप्रेजेंटेशन होगा, जिसको जितने परसेंट वोट वो उतना, मतलब उसको उतनी सीट पार्लियामेंट में मिलेगी। लेकिन इंडिया में भी हम लोग ये देख रहे हैं कि फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम में छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज उभर के आ रही हैं और उन्होंने भी अपनी पार्लियामेंट में जगह बना ली है, ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस, दो वी हैव अडॉप्टेड द फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम, देयर इमर्ज अ वन पार्टी डोमिनेंस एंड अलोंग विद इट देयर एग्जिस्टेड मेनी पार्टीज।
इनिशियली हमने वन पार्टी देखा, कांग्रेस सिस्टम, जो कि आप 12th क्लास में पढ़ोगे भी। बाद में हम लोगों ने देखा कि 1989 के बाद में मल्टी पार्टी कोएलिशन देखने को मिला। तो आज की तारीख में आपको दो मेजर पार्टी तो दिख रही है इंडिया में, लेकिन इसके साथ साथ में और भी पॉलिटिकल पार्टी दिख रही है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि इंडिया में सिर्फ दो ही पॉलिटिकल पार्टी चल रही है, और भी पॉलिटिकल पार्टीज है। ठीक है, देन रिजर्वेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, इन फर्स्ट पास द पोस्ट system, the candidate who secure highest vote in a particular constituency is elected। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जिस भी कैंडिडेट को हाईएस्ट वोट मिले वो इलेक्ट हो जाता है। लेकिन इंडिया में देखो, हम लोग ये देखते हैं कि इंडिया में हम लोग ये देख रहे हैं कि डिसएडवांटेजियस सेक्शन भी रहा है, जिसके के साथ में बहुत लंबे समय तक एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। ठीक है, तो हमको ये देखना है कि इंडियन पार्लियामेंट में सभी वर्ग के लोग वहां पार्लियामेंट में पहुंचे, ताकि उनकी बात भी सुनी जाए। अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में क्या बोला जाता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में बोला जाता है कि रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से हो रहा है, क्योंकि जिसको जितने परसेंट वोट वो उस हिसाब से उनके अपने पार्लियामेंट में पहुंच रहा है। लेकिन इंडिया में हमने जब फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम अपनाया है, तो क्वेश्चन ये आया था कि जो डिसएडवांटेजेस सोशल ग्रुप्स हैं उनका क्या होगा। तो यहाँ पे बात यही उठी थी कि इंडिया क्या करेगा, इंडिया कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिजर्व करेगा। अब कैसे रिजर्व करेगा, जरा इसे समझते हैं। पहले ये समझो कि इंडिपेंडेंस के पहले बात हुई थी सेपरेट इलेक्टोरेट की। सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब क्या होता है? सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब ये होता है कि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या होगा, मतलब कुछ ये होगा, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी में होगा कि इफ आई बिलोंग टू एससी कम्युनिटी तो मैं सिर्फ एससी कैंडिडेट को वोट दूंगा। ठीक है, मैं एसटी कम्युनिटी का हूं तो मैं एसटी कैंडिडेट को वोट दूंगा। तो कुछ इस तरीके से ये हुआ था कि जनरल कैंडिडेट का अलग लीडर रहेगा, एससी कैंडिडेट का अलग लीडर रहेगा, और कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसा रहेगा कि फॉर एन एग्जांपल ऐसा मान लेते कि भोपाल कॉन्स्टिट्यूएंसी है। भोपाल कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये क्या है, ये एससी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मतलब यहाँ पे जो सारे लोग इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं वो एससी कैंडिडेट है, तो इनको वोट कौन करेगा? सिर्फ एससी वाले करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा एक तरीके से क्या होगा, भसड़ मच रही थी, इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा था यहाँ पे। तो ये बात हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उन्होंने टोटली क्या किया, टोटली रिजेक्ट कर दिया कि सेपरेट इलेक्टोरेट से हम और डिवीजन कर देंगे एससी एसटीज जनरल में, और ज़्यादा यहाँ पे डिवीजन हो जाएगा। तो सेपरेट इलेक्टोरेट ना रख के हम क्या रखेंगे, हम रखेंगे रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो हमेशा हमको यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे इनिशियली जो रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात हुई थी वो 10 साल के लिए हुई थी, लेकिन इसको एक्सटेंड करके 2030 तक कर दिया है पार्लियामेंट ने। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने तो 10 साल की बात की थी। तो आप जब कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिटिसाइज करते हो तो मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि सारी की सारी पावर तो कॉन्स्टिट्यूशन ने सरकार को देके रखी ना, कि तुम खत्म कर दो या तुम ये मत करो, ठीक है, या एक्सटेंड कर दो। तो द पावर इज विद द पार्लियामेंट राइट नाउ। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग ये देख रहे थे कि यहाँ पे अलग अलग ये जो 543 सीट्स हैं, इसमें से शेड्यूल कास्ट की 47 सीट्स एज ऑफ जनवरी 2019 की बात हुई है, और शेड्यूल कास्ट की 47 सीट्स की बात हुई है। और इसमें हम लोग देख रहे सॉरी शेड्यूल कास्ट की 84 सीट्स बात हुई है, और शेड्यूल ट्राइब की 47 सीट्स की बात हुई है। अब मान लो ये 543 इंडिया को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर डिवाइड कर दिया है, तो इन 543 में कैसे किया गया था कि जहां पे ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है, वो सीट है एसटी के लिए, रिजर्व्ड है। और एससी की सीट कहां पे है? एससी की सीट भी जहां पे शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पे रिजर्व होती है, लेकिन रोटेशनल बेसिस पे होती है। फॉर एन एग्जांपल, इस बार के इलेक्शन में ये वाली सीट एससी को थी, अगले वाले इलेक्शन में ये वाली सीट एससी को आ जाएगी, और ये वाली सीट जनरल के पास में चली जाएगी। समझ रहे हो? तो रोटेशनल बेसिस पे होती। क्लास में तुम रोटेट करवाते हैं ना कि आज पीछे बैठे हो, कल आगे बैठ जाना, फिर वहां बैठ जाना, फिर वहां बैठ जाना। तो सेम यहाँ पे एससी की सीट क्या हो रही है, एससी की सीट रोटेशनल बेसिस पे हो रही है। और एसटी की सीट पे हम लोग देख रहे थे कि जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है वो सीट टोटली एसटी को दे दी जा रही थी। क्लियर है? अब क्या होता है, अब यहाँ पे फॉर एन एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जो भोपाल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो भोपाल कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये हो रहा है कि मान लो ये सीट जो है ये एससी के लिए रिजर्व्ड है। तो यहाँ पे कौन कौन वोट कर रहा है? सभी लोग। ऐसा नहीं कि सिर्फ एससी वाले वोट करेंगे, जितने भी वोटर्स हैं वो सब लोग वोट करेंगे। लेकिन इलेक्शन कौन कॉन्टेस्ट कर सकता है? यहाँ पे सिर्फ एससी कैंडिडेट ही इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकता है।
दैट्स इट। तो यहाँ पे ये रिजर्वेशन का बेसिकली पर्पस ये था कि पार्लियामेंट में सभी कम्युनिटी का, सभी का हमें यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन देखने को मिले, इसलिए रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी वाला मुद्दा था। ठीक, अब ये सीट कौन डिसाइड करता है ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, The Delimitation Commission is appointed by President of India and works in collaboration with Election Commission of India. अब यहाँ पे जरा दो तीन चीज समझ लो, दो तीन चीज कौन कौन सी समझनी है उसको जरा देखते हैं। उसको ये देखते हैं अपन कि इलेक्शन कंडक्ट करवाना, इलेक्शन का कौन ध्यान रखता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। लेकिन जब मैं बोलता हूं कि एंटायर कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी रहेगी, ऐसी रहेगी, ऐसी रहेगी, कौन कौन से एरिया इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आएंगे, कौन कौन से एरिया इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आएंगे, ये काम कौन करता है? ये काम करता है डीलिमिटेशन कमीशन। कौन काम करता है? ये काम करता है डीलिमिटेशन कमीशन। ये डीलिमिटेशन कमीशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ में मिलकर काम करता है और वो देश को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटता है। कॉन्स्टिट्यूएंसी कैसी बांटी जाती है वो भी बता देता हूं। कोशिश ये की जाती है, मैं फिर से बोल रहा हूं, कोशिश ये की जाती है कि जब भी कॉन्स्टिट्यूएंसी बांटी जाती है तो कोशिश यहां पे हमेशा ये होती है, अरे क्या हो रहा है, कोशिश ये की जाती है, क्या कोशिश की जाती है कि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी 1 है तो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की पॉपुलेशन इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के बराबर हो, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की पॉपुलेशन इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के बराबर। कोशिश बोल रहा हूं, ठीक है, कोशिश ये की जाती है। तो डीलिमिटेशन कमीशन ही बताता है, क्योंकि ये जब कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिवाइड कर रहे हैं तो ये बता देते हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन ज्यादा है तो ये वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी एसटी के लिए रिजर्व कर दो। ठीक है, ये वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी किसके लिए रिजर्व कर दो? ये वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी में मान लो एससी के लिए ज्यादा है तो ये एससी के लिए कर दो। तो ये काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ में कौन कर रहा है? डीलिमिटेशन कमीशन कर रहा है। क्लियर है? ये वाली चीज भी आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। ठीक, इन केस ऑफ शेड्यूल कास्ट ये मैंने बता दिया कि डीलिमिटेशन कमीशन लुक एट टू थिंग्स, इट टिक्स द कॉन्स्टिट्यूएंसी दैट ऑफ हायर शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन बट इट ऑल्सो स्प्रेड दीज कॉन्स्टिट्यूएंसी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट्स। वही एससी के उसमें देखते हैं कि एससी की पॉपुलेशन कहाँ सबसे ज्यादा है, लेकिन वो अलग अलग हिस्से में रोटेशनल के उस हिसाब से होती है। दीज कॉन्स्टिट्यूएंसी कैन बी रोटेटेड ईच टाइम, वो वाली चीजें। ठीक है, तो ये रिजर्वेशन इसलिए दिया गया ताकि डिसएडवांटेजेस सेक्शन को भी लगे कि उनकी यहाँ पे बात सुनी गई है। क्लियर है? गिवन द फैक्ट दैट वेरी फ्यू वुमेन आर इलेक्टेड टू द रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, द डिमांड फॉर रिजर्विंग 1/3 सीट फॉर वुमेन is increasingly articulated. Reservation of seat for women has been provided in rural and urban local bodies. यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि क्या देखने को मिल रहा है हमें? ये देखने को मिल रहा है कि विमेन का भी पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो विमेन के लिए भी सीट रिजर्व करने की बात की गई है कि एटलीस्ट 1/3 सीट विमेन के लिए रिजर्व हो। आज की तारीख में नहीं है, ये सिर्फ एक डिमांड उठ रही है कि विमेन का रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है इसलिए। ठीक, बाकी ग्राम पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी में तो आप लोग देखते हो, क्या देखते हो कि विमेन के लिए सीट है, विमेन के लिए सीट रिजर्व्ड है, लेकिन पार्लियामेंट में नहीं है। तो आज की तारीख में ये वाली डिमांड बहुत ज्यादा उठ रही है कि विमेन के लिए भी सीट रिजर्व होनी चाहिए। क्लियर है? नाउ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, द ट्रू टेस्ट ऑफ एनी इलेक्शन सिस्टम is its ability to ensure free and fair electoral process. If we want a democracy to be translated into reality on the ground, it is important that election system is impartial and transparent. The system of election must also allow the aspiration of voter to find legitimate expression through electoral result. यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा तभी क्या होगा? तभी हम लोगों को ट्रस्ट आएगा। कैसा ट्रस्ट आएगा? कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके वाकई में कुछ अच्छा होगा, हम सरकार बदल सकते हैं। अगर तुमको लगे कि सब कुछ मिला जुला है तो तुम लोग वोट ही नहीं करोगे। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन क्या होता है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन हमें एक तरीके से कॉन्फिडेंस देता है। क्या कॉन्फिडेंस देता है? कि अपने को बहुत अच्छे से इलेक्शन कंडक्ट करवाना है। क्लियर? तो यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एंड राइट टू कॉन्टेस्ट, अपार्ट फ्रॉम लेइंग डाउन अ मेथड ऑफ इलेक्शन, द कॉन्स्टिट्यूशन आंसर टू बेसिक क्वेश्चन अबाउट इलेक्शन, हु आर दी वोटर्स एंड हु कैन कॉन्टेस्ट इलेक्शन। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वोटर्स कौन है और कौन इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकता है। इन बोथ दीज रिस्पेक्ट अवर कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो द वेल स्टैब्लिश्ड डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दोनों के मामले में बहुत बढ़िया है, इसलिए मैं बोलता हूं कि इंडिया क्लासिक एग्जाम्पल है ट्रू डेमोक्रेसी का।
प्रॉब्लम्स हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी हम डेली मेहनत कर रहे हैं कि सोल्यूशन के टुवर्ड्स। एक रहता है ना कि प्रॉब्लम के रोना आ जाता है, एक होता है कि नहीं प्रॉब्लम है, हमने एक्सेप्ट किया है, लेकिन हम ठीक करेंगे ना, सुधार करेंगे, तो हम उस वाले पाथ पे हैं, पता है। और आज से नहीं, हम 1952 से उसी वाले पाथ पे हैं, तो डेली हम इंप्रूव कर रहे हैं। आप खुद देखोगे तो डेली इंप्रूवमेंट हो रहा है, ठीक। In both these respects, our constitution follow the well-established democratic practices. In 1989, an adult Indian meant an Indian citizen above 21 year of age. An amendment to the constitution in 1989 reduced the age to 18. जब संविधान बना था, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, तो इनिशियली जो वोटिंग एज थी वो कितने साल की थी, वो 21 ईयर्स की थी। वो कितने ईयर्स की थी, वो 21 ईयर्स की थी। लेकिन 1989 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया और वोटिंग एज कितनी कर दी, 18। वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, कौन कॉम्पिटिटिव के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से हमने 21 साल से जो उम्र है वो कितने साल में कर दी, 18 साल में कर दी। पहले ऐसा होता था कि कोई भी 21 साल का व्यक्ति है, वो 21 साल का व्यक्ति 21 साल का व्यक्ति 21 ईयर्स का व्यक्ति वोट डाल सकता है, लेकिन अब हो गया है 18 ईयर्स, ठीक है। अब क्या हो गया है, अब हो गया है 18 ईयर्स। Adult franchise ensure that all citizens are able to participate in the process of selecting representative. This is consistent with the principle of equality and non-discrimination. Adult franchise हमें यही बता रहे हैं कि हमारे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, इर्रिस्पेक्टिव आप कितने पढ़े लिखे हो, कौन सी कास्ट के हो, हमारे पास वोटिंग राइट है। और ये जो देश जो बहुत बड़ी बड़ी बातें मारते हैं ना, यूरोप और अमेरिका और ये सब, इनकी एक बात बताऊं, इन लोगों ने इनिशियल विमेंस राइट नहीं दिए थे अपने उसमें। ये लोग कैसे वोटिंग राइट देते थे कि जो पढ़ा लिखा है पहले उसे, फिर विमेन को भी मिली तो उन विमेन को मिली जो पढ़ी लिखी विमेन है। तो इन लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। एटलीस्ट हमारे लीडर इतने अच्छे थे कि उन्होंने डे 1 से सभी को वोटिंग राइट्स दी है। तो तुम्हें उनका भी इतिहास पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑल सिटीजन हैव राइट to stand for election and become a representative of people. However, there are different minimum age requirement for contesting election. For example, in order to stand for Lok Sabha or Assembly election, a candidate must have at least 25 years of age. अब इलेक्शन कॉन्टेस्ट वोटिंग की बात हो गई सर, चुनाव लड़ सकते हैं, बिल्कुल लड़ सकते हो। अगर आप 25 या 25 प्लस के हो तो आप लोकसभा मतलब प्रधानमंत्री वाला जो, और विधानसभा मतलब चीफ मिनिस्टर वाला वो, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लोकसभा वाला चुनाव आप कॉन्टेस्ट कर सकते हो। बाकी हर इलेक्शन का देखो अलग अलग है, राज्यसभा की अलग क्राइटेरिया होगा, प्रेसिडेंट का अलग है, लेकिन मैं मेन इलेक्शन का आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे क्या क्राइटेरिया है, 25 प्लस ईयर्स, 25 और 25 ईयर्स प्लस का जो भी है वो इलेक्शन क्या हो, वो कोई भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकता है, ठीक है। फिर there are some restrictions also. For instance, there is a legal provision that a person who has undergone imprisonment for 2 or more years for some offense is disqualified for contesting election. लेकिन देखो कुछ restrictions भी है, क्या कि एक sound mind का होना चाहिए, ठीक है, बढ़िया से होना चाहिए, इंसान बहुत बढ़िया होना चाहिए। लेकिन कोई 2 या 2 साल से ज्यादा के लिए जेल में चले गया, 2-4-5 महीने की बात नहीं हो रही, 2 या 2 साल से ज्यादा के लिए वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कि तुम्हारी इनकम क्या है, एजुकेशन क्या है, ये कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। सिर्फ ये जो क्रिमिनल चार्ज वाला 2 या 2 साल से ज्यादा वाला था, एक वही था, साउंड माइंड होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, यही कुछ कुछ चीजें हैं। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि आप जब 25 साल के हो जाओगे तो आप चुनाव लड़ सकते हो, ठीक है। Several efforts have been made independent election commission. अब बात है कि इलेक्शन को जब हम फ्री एंड फेयर बात कर रहे हैं तो इलेक्शन कंडक्ट कौन करवा रहा है, हमारे देश में इलेक्शन कंडक्ट करवा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत फ्री रहना चाहिए, मतलब सरकार से मिला जुला नहीं रहना चाहिए, हमें इस चीज पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो सरकार से मिला जुला नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो several efforts have been made in India to ensure free and fair election system process. The most important among this is creation of independent election commission to supervise and conduct election. जो सबसे इंपॉर्टेंट काम जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किया था कि एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन होना चाहिए जिसका कि सरकार, पॉलिटिकल पार्टी किसी से भी लेना देना नहीं हो, ठीक है, जिससे कि किसका भी लेना देना नहीं हो, वैसा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होना चाहिए। इससे क्या रहेगा, इससे इलेक्शन बहुत सही से होंगे और कोई भी आरोप नहीं लगा सकते कि ये इलेक्शन तो सरकार से मिला था और ये ऐसा था। तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी ही बनाई गई। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 324 है, आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर एन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन
फॉर द सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन, कंट्रोल ऑफ द इलेक्टोरल रोल एंड द कंडक्शन ऑफ इलेक्शन। जो आर्टिकल 324 है वो ये बता रहा है कि एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो ये बता रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होना चाहिए, जो कि इलेक्शन इंडिया के जो इलेक्शन है उस पर एक तरीके से देखेगा, सुपरिटेंड करेगा, डायरेक्शन देगा, ऐसा करना है, कंट्रोल करेगा, इस तारीख को इस तारीख को नहीं है। इलेक्टोरल रोल, वोटर लिस्ट में किसका नाम है किसका नाम नहीं है, ये इलेक्टोरल रोल मेंटेन करने का काम और इलेक्शन कंडक्ट करवाने का काम इनका रहेगा। ठीक। टू असिस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देयर इज अ चीफ इलेक्टोरल ऑफिस इन एवरी स्टेट। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को असिस्ट करने के लिए क्या है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है। ये चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मतलब हर स्टेट का एक हेड बना के रख लो, ठीक है, कि हर स्टेट में एक हेड है जो कि मेन जो सेंटर में है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उसको असिस्ट करने के लिए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है हर एक स्टेट में, वो अपने अपने स्टेट का इनपुट देते चले जा रहा है। ठीक है। The Election Commission of India is not responsible for the conduct of local body election. The State Election Commission is responsible for that. ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? फॉर MCQ। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहाँ का इलेक्शन कंडक्ट करवाता है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लोकल बॉडी मतलब पंचायत का, ठीक है, मतलब पंचायत हो गया, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, जो नगर पंचायत हो गई, उसका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कंडक्ट नहीं करवाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कंडक्ट करवाता है विधानसभा, जो मुख्यमंत्री का चुनाव होता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। लोकसभा का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इन सब का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। लेकिन हर स्टेट में जो नगर पंचायत है, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, जो पंचायत हैं, उनका इलेक्शन कौन कंडक्ट करवाएगा? उनका इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाएगा स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा। ठीक है, उनका इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाएगा स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो ये यहाँ से MCQ के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, MCQ के यहाँ से बहुत सारे सीधे सीधे क्वेश्चंस बनते हैं। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैन ईदर बी अ सिंगल मेंबर बॉडी और अ मल्टी मेंबर बॉडी। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो एक आदमी भी उसको चला सकता है और मल्टी मेंबर्स भी हो सकते हैं। तो टिल 1989 से पहले तक ये सिंगल मेंबर बॉडी थी, लेकिन 1989 के बाद में ये मल्टी मेंबर बॉडी बन गई, मतलब 3 मेंबर की बॉडी बन गई। फिर वापस से क्या हुआ, फिर वापस से सिंगल मेंबर बॉडी बना दी, फिर वापस से मल्टी मेंबर बॉडी बना दी। मतलब आज चॉकलेट खानी है, नहीं खानी है, फिर खानी है, फिर नहीं खानी, वो वाली चीज हुई थी कि पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक सिंगल मेंबर बॉडी थी, एक अकेला आदमी उसको हेड कर रहा था। फिर 1989 के बाद में 2 मेंबर और ऐड कर दिए गए। फिर 1989 के बाद में वापस से उसको सिंगल मेंबर बॉडी बना दी, फिर वापस से उसको 1993 या 1994 में मल्टी मेंबर बॉडी बना दी। आज की स्थिति क्या है सर? आज की स्थिति है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मल्टी मेंबर बॉडी है, इसको हम 3 लोग वहां पे देख रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे 2 इलेक्शन कमिश्नर है और एक क्या है, और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। तो एक हो गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो दूसरे जो लोग हैं उसको हम बोल रहे हैं सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, पहले बहुत सारी चीजें थी, मतलब एक डिबेट चल रही थी कि मल्टी मेंबर बॉडी बनाएं या फिर सिंगल मेंबर बॉडी रहने दें, और फिर ये भी थी कि पावर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़्यादा रहेगी या फिर जो दूसरे इलेक्शन कमिश्नर है उनकी ज़्यादा रहेगी। तो इन सबको क्लियर कर दिया गया है कि ये जो तीनों मेंबर हैं इन तीनों की पावर बराबर रहेगी, कोई भी ऊपर नीचे नहीं है, बस एक का नाम दे दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी सब इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, अब सिंगल मेंबर बॉडी रहना चाहिए, मल्टी मेंबर बॉडी रहना चाहिए। तो इसका बात यह है कि सिंगल मेंबर में ये रहता है कि एक अकेला इंसान करप्शन ज़्यादा कर सकता है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल ये कि एक आदमी है, फॉर एन एग्जाम्पल कि मैं ही हूँ, ठीक है, मैं क्या हूँ, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं हूँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन सिंगल मेंबर बॉडी है। मेरे को प्राइम मिनिस्टर ने फ़ोन लगाया, हाँ सिद्धार्थ 10 करोड़ रुपये रख लो, इलेक्शन हमारे फेवर में, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है, तो मैं जल्दी बिक जाऊँगा। लेकिन अगर मल्टी मेंबर रहेगी, हेलो सिद्धार्थ बिक जाओ, हाँ ठीक है, दूसरा बोल देगा बिक जाओ, ठीक है, तीसरा बोल देगा नहीं भाई मैं नहीं बिकूंगा। 3 में से कोई तो ऑनेस्ट होगा। अब तुम बोलोगे सर तीनों ही डिसऑनेस्ट हुए, तो देखो वो एक्सेप्शन हर जगह है, सब ऑनेस्ट है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि हमारे इलेक्शन बहुत बढ़िया तरीके से हो रहा है, सब ऑनेस्ट है। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे के समझा रहा हूँ कि मल्टी मेंबर रखने का पर्पस ये था, मल्टी मेंबर रखने का पर्पस ये था कि एक मक्कारी कर रहा है काम में तो दूसरे 2 पकड़ने के लिए हैं, दूसरे 2 मक्कारी कर रहे हैं तो तीसरा इंसान है पकड़ने के लिए। समझ रहे हो? क्लियर आ रहा है? क्लियर हो रहा है? ठीक। अब इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट कर रहे हैं ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब जो मंत्रिमंडल है
उनकी एडवाइस के बेसिस पे प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट कर रहे हैं। इसको लेके बहुत ज्यादा डिबेट है, कोई बोलता है कि प्रेसिडेंट कर रहे हैं और जिसको मंत्री लोग बोल रहे हैं उसी को प्रेसिडेंट कर रहे हैं, तो ये तो हो सकता है ये तो सरकार के हाथ में बिका होगा, फिर इसमें कुछ कुछ चेंजेस आए। तो आपका होमवर्क है, आपका होमवर्क क्या है कि इसको अपॉइंट कौन कर रहा है, चीफ इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट तो कर रहे हैं, लेकिन प्रेसिडेंट किसके कहने पर कर रहे हैं, ठीक है, वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। क्लियर, यहां तक की चीजें आपको समझ में आ गई। देखो इलेक्शन कमीशन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और जो 2 और मेंबर हैं वो 65 ईयर्स तक ऑफिस में रह सकते हैं, ठीक है, 65 ईयर्स या फिर 6 साल। फॉर एन एग्जांपल कि मैं 50 साल की उम्र में क्या हो गया, मैं 50 साल की उम्र में बन गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो मैं 56 ईयर तक रह सकता हूं, फिर मुझे मेरा ऑफिस खाली करना होगा। मान लो मैं 63 की उम्र में बना हूं, तो 65 रिटायरमेंट की एज है, तो मैं 2 साल तक रहूंगा, फिर 2 साल बाद कोई नया व्यक्ति बन जाएगा। तो या तो 6 साल या 65 ईयर्स, जो भी पहले हो जाए। क्लियर। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिमूव किए जा सकते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा अगर पार्लियामेंट एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, ये आपको अगर पार्लियामेंट स्पेशल मेजॉरिटी से क्या करे, स्पेशल मेजॉरिटी से बोल दे, पार्लियामेंट अगर मेजॉरिटी से बता दे कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इनको हटा दो, इन्होंने घपला किया XYZ रीजन, तो प्रेसिडेंट उनको हटा भी सकते हैं। ये स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है आपको लेजिस्लेचर वाले चैप्टर में ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। ये क्यों दिया, दिस इज डन टू इंश्योर दैट रूलिंग पार्टी कैन नॉट रिमूव चीफ इलेक्शन कमिश्नर हु रिफ्यूजेस टू फेवर इन दिस इलेक्शन। ये पावर पार्लियामेंट के पास क्यों छोड़ी कि पहले पार्लियामेंट मेजॉरिटी से पास करेगा फिर प्रेसिडेंट रिमूव करेगा। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के कहने से क्यों नहीं रिमूव कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के फेवर में अगर इलेक्शन नहीं किया तो भी तो प्राइम मिनिस्टर बोल सकते हैं चलो हटा दो। तो इसलिए पावर किसके पास में, पावर पार्लियामेंट के पास में, सो दैट मान लो अगर मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर हूं तो मेरे को डर ना रहे, मेरे को रहे कि मैं प्राइम मिनिस्टर को मना भी कर दूंगा तो मेरे को ये मेरी नौकरी से थोड़ा ना हटा सकते हैं, सरकारी नौकरी है मेरी, तो मेरे को क्यों नौकरी से हटाएंगे। ठीक है, तो ये वाली चीज आपको समझ में आ गई। पार्लियामेंट क्या करता है, पार्लियामेंट मेजॉरिटी से उसको पास करता है, फिर प्रेसिडेंट रिमूव करते हैं। यूजुअली आप इंडिया में देखोगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट, यूजुअली बोल रहा हूं, यूजुअली सेंट्रल गवर्नमेंट के उसमें अपॉइंटमेंट और रिमूवल में नाम हमेशा प्रेसिडेंट का आता है। ठीक है, प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं और प्रेसिडेंट रिमूव कर रहे हैं, लेकिन प्रेसिडेंट के पीछे या तो पार्लियामेंट मेजॉरिटी से पास करती है, नहीं तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब मंत्री लोग प्रेसिडेंट से बोलते हैं कि ऐसा ऐसा करो तो प्रेसिडेंट कर रहे हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट अपने मन से कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीजें समझने के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। जब हम कहां पढ़ेंगे, जब हम एग्जीक्यूटिव वाले चैप्टर में चले जाएंगे। अब द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज अ वाइड रेंज ऑफ फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में। सबसे पहले इट सुपरवाइज द प्रिपरेशन ऑफ अप टू डेट वोटर लिस्ट, इट मेक्स एफर्ट्स टू इंश्योर वोटर लिस्ट इज फ्री ऑफ एरर्स। सबसे पहले ये वोटर लिस्ट बहुत ध्यान से बनाते हैं, जो मर गए उनके नाम उड़ा देते हैं, जो नए लोग ऐड हो रहे हैं उनके नाम ऐड कर देते हैं, किसी का भी नाम रिपीट ना हो। वोटर लिस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो करप्शन जो है, करप्शन को नीचे लेवल से रोक दिया तो सारी चीजें हो जाएगी, इसलिए वोटर लिस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ घपला हो गया तो फिर हम घपला पकड़ नहीं पाएंगे। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो वोटर लिस्ट यहाँ पे हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो वोटर लिस्ट प्रिपेयर करना, ये वाली चीजें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में। नेक्स्ट है इट ऑल्सो डिटरमाइन द टाइमिंग ऑफ इलेक्शन, कि किस समय होगा। आपने देखा होगा कि जब भी चुनाव होने वाले रहते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन करते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो दूसरे इलेक्शन कमिश्नर है, कि चुनाव इतने पड़ाव में, इतने फेजेज में होंगे, आज के दिन यहाँ वोटिंग होगी, आज के दिन यहाँ होगी, आज के दिन यहाँ होगी, ऐसा होगा, ये होगा, किस दिन रिजल्ट निकलेगा, ये सब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खुद तय करता है बिना किसी से पूछे। ठीक है, ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज पावर टू टेक डिसीजन टू इंश्योर फ्री एंड फेयर पोल। इस पूरे प्रोसेस में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जब से चुनाव स्टार्ट होते से रिजल्ट तक, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही सबका माई बाप है। मतलब वो सारे डिसीजन लेते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, सारी चीजें रहे। साथ ही में आप लोगों ने देखा होगा कि पुलिस फोर्सेस भी क्या है, पुलिस फोर्सेस भी लग जाती है। पुलिस फोर्सेस कहाँ लग जाती है, पुलिस फोर्सेस सारी की सारी इलेक्शन में लग जाएगी। टीचर्स वगैरह को बुला लेते हैं, क्योंकि ये 3 लोगों से तो सारा काम नहीं होगा ना। तो ये लोग क्या करते हैं, सारे जो गवर्नमेंट
सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के जो सरकारी लोग रहते हैं, ये सारे के सारे लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर में काम करने लग जाते हैं, और तब इनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑर्डर्स मानने पड़ते हैं, क्योंकि उस समय में बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है, समझ रहे हो। तो ये बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, जो बहुत सारे सरकारी लोग रहते हैं, ये सारे के सारे सरकारी लोग उस 1-1.5 महीने के दौरान ये सारे के सारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हिसाब से काम करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोल दिया बैठ तो बैठ जाते हैं, उठो तो उठो, वैसी वाली चीज हो जाती है, ठीक है। फिर साथ ही साथ भी सारी चीजें देखते, फॉर एग्जांपल मैं इलेक्शन कंडक्ट करने जा रहा हूं, मैं नॉमिनेशन फाइल कर रहा हूं, तो मुझे अपनी डिग्री वगैरह सब कुछ बताना पड़ेगा, तो मेरा पूरा बैकग्राउंड चेक कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पुलिस से बोलेंगे, तो पुलिस वगैरह सब इनके डायरेक्शन में उस समय काम कर रहे होते हैं, समझ रहे हो। इतनी ज्यादा पावर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में आ जाती है। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पॉलिटिकल पार्टी को सिंबल देते हैं कि तुम्हारा सिंबल ये, तुम्हारे सिंबल ये, इसका ये, इसका ये। तो ये तमाम तरीके की पावर किसके पास में आ जाती है? ये तमाम तरीके की पावर इलेक्शन कमीशन के पास में आ जाती है। और इलेक्शन कमीशन का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर हमें ट्रू डेमोक्रेसी देखना है तो। द इलेक्शन कमीशन हैज अ वेरी लिमिटेड स्टाफ ऑफ इट्स ओन, ये मैं आपको बता ही चुका हूं। तो खुद का स्टाफ बहुत कम है, तो ये क्या करते हैं? तो ये जो केंद्र सरकार, जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनका स्टाफ बुला लेते हैं। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन उस समय के लिए ट्रांसफर भी कर सकता है कि सिद्धार्थ तुम रह रहे हो मान लो दिल्ली में, लेकिन तुम्हारा ट्रांसफर हम अहमदाबाद में कर रहे हैं, ठीक है। या किसी का ट्रांसफर हो रहा है तो उसको रोक सकते कि अभी 1-1.5 महीने के लिए कुछ भी नहीं। तो इनके पास में इतनी पावर हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। और ये पावर देना क्यों जरूरी था? ये पावर इसलिए देना जरूरी था क्योंकि हम क्या देखते हैं, पावर नहीं रहेगी तो ये कठपुतली बन के रह जाएंगे, और अगर पाकिस्तान जैसा हाल हो जाएगा, अगर हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहिए तो क्या होगा? अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहिए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। Over the year, the Election Commission of India has emerged as an independent authority which has asserted its power to ensure fairness in the election process. It has acted in an impartial and unbiased manner in order to protect the sanity of the electoral process. Since 1951-52, 17th Lok Sabha election has been held. Many more state assembly election and by-election have been conducted by the Election Commission. The EC has faced, the election, EC Election Commission has faced many difficulties such as holding election in militancy affected areas like Assam, Punjab or Jammu and Kashmir. It also faced the difficult situation of having to postpone the election process midway when the ex-Prime Minister Rajiv Gandhi was assassinated during the campaigning. Over the time हम ये देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 1952 से लेके टिल प्रेजेंट आज तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पता अपना काम बहुत अच्छे से किया है। चाहे हम लोग देख रहे दंगे हो रहे, कुछ भी हो रहे हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपना काम करता है। बर्फ गिर रही हो, सब कुछ हो, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये नहीं बोलता है कि उस पहाड़ पे नहीं जाएंगे वोटिंग के लिए, 2 ही तो लोग रहते हैं। अगर मैं बोला हूँ 4 लोग भी रहते हैं तो भी वो वहां जाएंगे कि इन 4 लोगों का वोट जरूरी है। इतने अच्छे तरीके से इन लोगों ने काम किया है। आपको प्राउड होना चाहिए इन सारी चीजों पे कि हमारे देश में इतने अच्छे से भी काम होता है कि कुछ भी हो रहा है, कैसा भी आंधी तूफान, बाढ़ हो, साइक्लोन हो, ठीक है। एक बार तो क्या हुआ था, हमारे प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी का असैसिनेट, कैंपेनिंग के दौरान आप जानते हो कि उनका असैसिनेशन हो गया था, असैसिनेट कर लिया था। फिर उन्होंने पोस्टपोन किया, नए सिरे से किया। गुजरात रॉयट्स हुए, बार बार हर इलेक्शन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वायलेंस वगैरह होती है, लेकिन वो कोशिश करते हैं कि नहीं यार इलेक्शन हो जाए। लोगों एक एक वोट की वो कीमत समझते हैं, इसलिए वो एक एक वोट के लिए एकदम अपना ईवीएम वहां तक पहुंचा देते कि नहीं भैया तुम वोट कास्ट करो, ठीक है। सो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, ये है हमारा फाइनल टॉपिक। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कि जब हम 1952 से इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो 1952 से लेके आज तक हमें ये भी तो देखना होगा कि समय समय के अनुसार क्या है, समय समय के अनुसार हमें चीज़ें बदलनी भी तो होगी। जैसे हम बात करते हैं कि सारी की सारी चीज़ें बहुत बढ़िया हैं, इलेक्शन भी बहुत बढ़िया से हो रहे हैं, लेकिन 1952 का सिस्टम आज नहीं चल सकता, 2025 में नहीं चल सकता, 2026 में नहीं चल सकता, 2027 में नहीं चल सकता है। कुछ कुछ चेंजेस की बात है, तो समय समय पे हम रिफॉर्म्स भी कर रहे हैं, समय समय पे समाज में बदलाव भी कर रहे हैं, और वो ज़रूरी भी है। आप अपनी मम्मी से पूछोगे तो आपके घर में पहले चीज़ें कैसे हुआ करती थी, पहले इन द सेंस कि हो सकता है पहले इतनी फ्रीडम नहीं हो, लेकिन आज के तारीख में है। तो समय के अनुसार सब लोग बदलते हैं ना, तो वैसे इलेक्शन का प्रोसेस भी बदला गया है। No system of election can predict, and in actual election process there are bound to be have many flaws and limitation. हम बिल्कुल मान रहे हैं कि हमारे इलेक्शन में flaws, limitation है। Any democratic society has to keep searching for mechanism to make election free and fair to the maximum.
लेकिन हमें बार बार ये देखना होगा कि हमारे इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, हमारी कोशिश जारी रहना चाहिए। सम ऑफ दीज सजेशन आर अबाउट द चेंजिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिगार्डिंग इलेक्शंस आर, देखो कुछ कुछ पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, पॉलिटिकल पंडित्स हैं, या बहुत सारे जो थ्योरिस्ट हैं, वो लोग बहुत सारे सजेशन अपन न्यूज़ में नहीं देखते हैं कि सजेशन दे रहे हैं ऐसा होना चाहिए। तो ये सिर्फ मांग है कि ऐसा होना चाहिए कि इंडिया में क्या हो, इंडिया में फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम तो हो, लेकिन साथ ही साथ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम भी हो, एक मिक्स भी हो लोकसभा में। क्यों? ताकि ऐसा ना हो कि 30% सीट पे ही कोई अपनी सरकार बना ले रहा है, 30% वोट पे ही कोई अपनी सरकार बना ले रहा है। तो कहीं ना कहीं एक सॉर्ट ऑफ एक मिक्स, क्योंकि आज की तारीख में लोग समझने लग गए, तो कोशिश करनी चाहिए, सिर्फ कोशिश की बात है कि कोशिश किया जा सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पे देयर शुड बी एटलीस्ट प्रोविजन टू इंश्योर एटलीस्ट 1/3 सीट्स फॉर वुमेन आर इलेक्टेड, कि इंडिया में विमेन के लिए 1/3 सीट्स एटलीस्ट आज की तारीख में जो 1/3 सीट्स हैं वहाँ पे विमेन आए और विमेन का रिप्रेजेंटेशन बढ़े। अभी हम विमेन की बात कर रहे हैं, पता है हमें कुछ समय बाद, देखो आपको ओपन रहना पड़ेगा थॉट्स के लिए। आज विमेन की बात हो रही है, हमें आगे सबके बारे में सोचना होगा। मैंने पहले भी बताया, आपने मेरे पहले के भी लेक्चर देखे होंगे कि हमें सबको साथ लेके चलना है। आज वुमेन की बात हो रही है, ट्रांसजेंडर और तमाम तरीके के लोगों के बारे में सोचना होगा कि सभी का रिप्रेजेंटेशन रहे, ठीक है। तो ये सारे मुद्दे हैं, ठीक है। There should be strict provision to control of money in electoral politics. The election expenses should be paid by government out of special fund. एक डिबेट ये भी है कि हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने रुपए खर्च कर रही है, ऐसा ना हो सारा का सारा पैसा सरकार देगी। कैसे देगी? कि सरकार ऐसा करेगी कि ये लो 50 करोड़ कांग्रेस तुम ले जाओ, 50 करोड़ बीजेपी तुम ले जाओ, 50 करोड़ समाजवादी पार्टी तुम ले जाओ, ताकि फेयर रहे। ये एक सिर्फ डिबेट है। आज की तारीख में क्या हो रहा है, मैंने पहले भी बताया कि इंडिया के इलेक्शन वर्ल्ड के मोस्ट एक्सपेंसिव इलेक्शन है, ये हमारा ड्रॉबैक है। तो इसको कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जाना चाहिए, मनी को कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जाना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। कैंडिडेट विथ एनी क्रिमिनल केस शुड बी बैड फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन इवन इफ देयर अपील इज पेंडिंग बिफोर द कोर्ट। कोई भी कैंडिडेट है जिसका कि क्रिमिनल केस चल रहा है, एक ये है कि वो क्या करे, वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट ना करे। लेकिन इसका एक फ्लॉ भी है। फ्लॉ क्या हो जाएगा कि फॉर एन एग्जांपल कि मान लो मैं इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ और सबको लग रहा है कि मैं बहुत ताकतवर इंसान हूँ, मतलब पावरफुल इन द सेंस मैं बहुत पावरफुल हूँ, लोगों में मेरी पकड़ है, तो वो जानबूझ के मेरे खिलाफ केस कर देंगे। तो ये देखो हर चीज़ के, हर सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन ये सारी डिबेट्स आपको समझना है, क्योंकि आप भी नहीं चाहते कि जो क्रिमिनल्स है वो पार्लियामेंट में पहुंचे। देयर शुड बी कंप्लीट बैन ऑन द यूज ऑफ कास्ट एंड रिलीजन अपील इन द कैंपेन। कास्ट और रिलीजन की बात हो ही ना कैंपेन में। There should be law to regulate the functioning of political party and to ensure that they function in a transparent and democratic manner. कि जो इलेक्शन है वो डेमोक्रेटिक और ट्रांसपेरेंट मैनर में हो, सबको पता रहे कि किसने कितना पैसा खर्च किया, बीजेपी ने कितना किया, कांग्रेस ने कितना किया, सब कुछ पता रहना चाहिए। Free and fair election can only held possible if candidate party and those involved in the election process agree to abide by the spirit of democratic competition. फ्री एंड फेयर इलेक्शन तभी हो पाएंगे जब सारी पॉलिटिकल पार्टी, सारे कैंडिडेट मानेंगे, आपस में स्वीकार करेंगे कि नहीं भैया। साथ ही साथ लोगों को दो और तरीके हैं जिससे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सकते हैं। एक तो इंडिपेंडेंट इलेक्शन है, अपनी जगह है, रूल्स है अपनी जगह है, लेकिन दो और तरीके। एक तो यह है कि लोगों को, ठीक है, लोग को खुद बहुत विजिलेंट होना पड़ेगा, आंख बंद करके नहीं इन्हीं को वोट दे दो। देखो ना कितना पैसा खर्च किया उन्होंने, ठीक है, कितना प्रमोशन कर रहे हैं, कितना ऐड कर रहे हैं। तो लोगों को बहुत विजिलेंट होना पड़ेगा, लोगों को देखना पड़ेगा, ठीक है। साथ ही साथ अगर लोग नहीं देख पा रहे, लोग नहीं समझ पा रहे, तो बहुत सारे एनजीओ जो रहते हैं या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जो रहते हैं, इनका काम रहता है कि ये लोग बहुत ध्यान से देखें कि कितना घपला हुआ, क्या हुआ है। तो हमें एनजीओ, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, इन सबको प्रमोट करना पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं क्या करते रहेंगे, ये कहीं ना कहीं ऐसे जो हम बोलते हैं ना पैर अड़ाते रहेंगे बीच में। तो ये कहीं ना कहीं कोशिश ये करेंगे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए। साथ ही साथ एक एडिशनल टॉपिक है, ठीक है, एडिशनल टॉपिक की लिस्ट आपको मालूम ही होगी, तो वो एडिशनल टॉपिक भी देख लेते हैं। इलेक्टोरल रिफॉर्म इन द इंडियन पॉलिटिक्स। रिसेंट में क्या रिफॉर्म आया है? द इलेक्टोरल रिफॉर्म इन 21st सेंचुरी इंक्लूड ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। पहले बैलेट पेपर पे वोट दिया जाता था, आज की तारीख में ईवीएम रहती है जिसमें कैंडिडेट का नाम और उस पॉलिटिकल पार्टी का चुनाव चिन्ह रहता है कि बीजेपी का है तो फूल बना दिया, कांग्रेस है तो हाथ का वो बना दिया, वो रहता है, ठीक है। एंड वीवीपैट, ठीक है, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट। वीवीपैट मतलब क्या है कि फॉर एन एग्जांपल कि मैं गया, मैंने यहाँ पे बटन जाके दबा दी, फॉर एन एग्जांपल पेन में मैंने पेन है एक इंसान का, रवि वनरा का, क्या है, रवि वनरा एक कैंडिडेट है। रवि वनरा का क्या है? रवि वनरा का एक चुनाव चिन्ह है, रवि वनरा का चुनाव चिन्ह है पेन।
तो मैंने क्या किया, मैंने पेन पे जाके दबाया तो वीवीपैट क्या रहता है, यहाँ से एक पेपर निकलता है, वो ये दिखाता है कि हाँ मैंने वोट पेन पे दिया है। तो पेन वाला एक पेपर, मतलब एक तरीके से आप एटीएम से रुपए निकालते हो, ऐसा समझो कि तुम एटीएम गए, तुमने एटीएम से रुपए निकाले, तो रुपए तो तुमने निकाल दिए, फिर एक रिसिप्ट नहीं निकलती जिसमें कि ऐसा रहता है कि तुमने 10,000 रुपए निकाले, तुम्हारा बैलेंस इतना बचा, या तुम रुपए डिपॉजिट करने जा रहे हो तो तुमने रुपए डिपॉजिट कर दिए, फिर भी एटीएम से एक पर्चा निकलता है ना कि इतने इतने रुपए डिपॉजिट किए। तो वीवीपैट इज लाइक कि जिसमें तुमने बटन दबाई उसी का पर्चा निकल जाता है कि भैया तुमने इसमें अपनी अपनी बटन दबाई है। मान लो अगर वो मिसमैच हो रहा है कि तुमने बटन किसी और में दबाई और पर्ची में कुछ और आ रहा है, तो वहां पे लोग बैठे हैं उनको बता दो, ठीक है, वो एक्शन ले लेंगे। तो वीवीपैट बस एक ये इंश्योर कर रहा है कि जहां आपने वोट दिया है वही पर्ची आपके पास आ रही है कि नहीं आ रही है। एंड नोटा, नन ऑफ द अबव, एक नया ऑप्शन आया है जो कि है नन ऑफ द अबव, नोटा वाला ऑप्शन, कि ये जो 4 कैंडिडेट है, मान लो रवि वन रैक कैंडिडेट है, दूसरा कोई और है, तीसरा कोई और है, चौथा कोई और है, आपको ये चारों अच्छे नहीं लग रहे, तो आप क्या करोगे, नोटा, कि मुझे तो चारों अच्छे नहीं लग रहे, नन ऑफ द अबव। तो एक ये नोटा वाला ऑप्शन भी इंक्लूड किया गया है। Restrictions on exit poll ceiling on election expenditure has been raised from 70 to 95 lakh rupees in bigger states in like Maharashtra, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Karnataka, and 54 to 75 lakhs in smaller states include Goa, Sikkim, Arunachal Pradesh for assembly election। फिर साथ ही साथ एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया कि पहले हर कैंडिडेट क्या कर सकता था, हर कैंडिडेट 70 लाख रुपए खर्च कर सकता था अपने चुनाव प्रचार में, आज की तारीख में 95 लाख रुपीस खर्च कर सकता है बड़े बड़े स्टेट में। छोटे छोटे स्टेट में 54 लाख से क्या हो गया, 75 लाख बढ़ा दिया। साथ ही साथ ये लोकसभा की बात हो रही है, असेंबली इलेक्शन में 40 लाख बड़े स्टेट में रुपए खर्च कर सकते हैं, आज की तारीख में 28 लाख एक एक कैंडिडेट रुपए खर्च कर सकता है, ठीक है, ये सारी चीजें। फिर इलेक्टोरल बॉन्ड्स जैसी चीजें आ गई, ऑल्दो इसको भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया, मतलब रिसेंट में देखो बहुत सारी चीजें हुई हैं, लेकिन इलेक्शन फंडिंग को मैं लेके ये बता रहा हूँ कि सरकार ने रेगुलेट करने की कोशिश की और सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन अभी कुछ सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया, कुछ चीजें चल रही है लेकिन कुछ सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, ठीक है। तो एक तरीके से क्या क्या चेंजेस आए हैं, ईवीएम आया है, नोटा आया है, वीवीपैट आया है, एक्सपेंडिचर को बढ़ा दिया, अब तुम ज्यादा रुपए खर्च कर सकते हो, साथ ही साथ आप ये लिख सकते हो कि इलेक्शन फंडिंग को कंट्रोल करने की कोशिश की गई है, ठीक है। सो इट वाज अबाउट द एडिशनल टॉपिक। नाउ कंक्लूजन, in countries where representative democracy is practiced, election and the representative character of those elections are the crucial factor in democracy more effective and trustworthy. The success of Indian election can be gauged from the numbers of the factors, ठीक है। एक तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसने कि हमारे इलेक्शन को बहुत सक्सेसफुल बनाया है। सबसे पहले कि कोई भी इंसान वोट डाल सकता है, दूसरा कोई भी इंसान इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकता है, अपना रिप्रेजेंटेटिव फ्रीली चूज कर सकता है, ठीक है। उसके बाद में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। उसके बाद में जो हम लोग देख रहे हैं कि thirdly the system of election has to be proved to be accommodative and inclusive, the social composition of our representative, हर समाज हर वर्ग से लोग आ रहे हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें क्या कर रही है, सारी की सारी चीज़ें हमारे इलेक्शन सिस्टम को बहुत बढ़िया से कर रही है। हम बिल्कुल वायलेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, हम बिल्कुल पढ़ रहे हैं कि बहुत सारे कंप्लेंट्स हैं, सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी हम लोग ये देख रहे हैं कि सब लोग वोट डाल सकते हैं, सब लोग इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। हर सोशल ग्रुप से लोग आ रहे हैं, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, समय समय पे इलेक्शन में रिफॉर्म हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या कर रही है, सारी की सारी चीज़ें हमारे इलेक्शन को बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से क्या कर रही है, बहुत बढ़िया से एक स्मूथ बना रही है। और हम आगे भी क्या करते रहेंगे, हम आगे भी बहुत अच्छे से, हम आगे भी और अच्छे से इंप्रूवमेंट करते रहेंगे। और इंडिया ने एक तरीके से पूरे वर्ल्ड में लेजिटिमेसी, मतलब एक रिस्पेक्ट पाई है कि इतना हम लोग देखते हैं कि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन के साथ में इतने बढ़िया तरीके से यहाँ पे इलेक्शन हो जाते हैं। और हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स ने जो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन बनाया है, ये सबसे अच्छी बात की है। तो इसके चलते क्या हुआ, हमारी वर्ल्ड में भी सराहना हुई है। और डिस्पाइट ऑल ऑड्स हम लोग क्या कोशिश कर रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सारी चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से हो जाए। सो इट वॉज ऑल अबाउट इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेटिव। एक चीज़ देखो, आपको इसमें बहुत ध्यान से जो समझनी है, वो कौन सी समझनी है, वो ये समझनी है कि फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम मैं आगे आपको बताऊंगा एग्जीक्यूटिव वाले में, तो घबराना नहीं है, वो समझ में नहीं आया है तो। साथ ही साथ कोई भी चीज़ें अगर आपको जैसे तुरंत समझ में नहीं आ रही, तो मैं बता रहा हूँ आगे वाले चैप्टर इंटरलिंक्ड है, तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगी। तो डरने की नहीं है बात, क्योंकि आपके साथ में है सिद्धार्थ पटेल,
पहले भी कहा है, आज भी कहता हूँ, क्या कहता हूँ, अब तो तुम्हें भी ध्यान हो गया होगा कि चाणक्य नीति से लेकर राजनीति तक तुम्हें जो चाहिए सब कुछ है मेरे पास। जब सिद्धार्थ पटेल है तो पॉलिटिकल साइंस में नहीं है डरने के बाद। जो टेक्निकल टॉपिक्स हैं उनको भी हम लोग बहुत आसानी से समझ लेंगे। थोड़ा सा पेशेंस बना के रखो। मुलाकात अब आपसे होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।